अध्याय 11 दिव्य व्यायाम शक्ति का खुलासा। चेन तियानहू को लगा कि चेन जियांग की सच्ची क्यूई असामान्य रूप से मजबूत थी, लेकिन उसके पास एक अनोखी सांस भी थी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने इस मामले पर कुछ गंभीरता से विचार किया, फिर कहा, मेरे बेटे को इस लड़ाई में मेरा प्रतिनिधित्व करने दो। अगर वह हार गया तो कुलपति का पद तुम्हारे भाई का होगा। इसके अलावा वह उस 1000 साल की रक्तात्मा घास को भी तुम्हें वापस कर देगा। चेन तियानहू के प्रस्ताव का मतलब था कि उसे विश्वास था कि चेन जियांग के पास जीतने का मौका है, जिससे चेन जियांग के दिल में बहुत दबाव महसूस हुआ। उसने पलटकर चेन तियानहू को देखा और देखा कि चेन तियानहू ने अपने दिल की धड़कन को हिलाते हुए अपनी मुस्कान में गर्मजोशी का संकेत दिया। तो फिर मुझे आने दो और इस मामले को अपने दोनों हाथों से सुलझाओ। चेन जेनहुआ भीड़ से मैदान के केंद्र में आया, जबकि उसका चेहरा अवमानना से भरा था और उसकी आंखें, जो चेन जियांग को देख रही थीं, गर्व से भरी थीं। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। चेन जेनहुआ ने एक अभिमानी दृष्टिकोण दिखाते हुए चेन जियांग की युवाकी में अगर उपलब्धि को नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर चेन परिवार के कई बुजुर्गों ने मन ही मन अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि एक किमियागर में कई शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को बढ़ाने की क्षमता है। गंभीर रूप से घायल चेन हाओहाई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, युवा पुरुषों में निश्चित रूप से युवा ऊर्जा भरी होती है। अगर लड़ाई की प्रक्रिया में कोई मर जाए तो क्या होगा? चेन परिवार के प्रतिभाशाली किमियागर को गलती से मारने पर मुझे उन बूढ़े लोगों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चेन तियानहू ने कुछ नहीं कहा, वह गंभीरता से इस पर विचार कर रहा था। चेन हाओहाई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप अपने किमियागर बेटे को युद्ध में भेजने के लिए दृढ़ हैं, और यदि संयोग से लड़ाई के बीच में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो हर कोई केवल आश्चर्य ही कर सकता है कि उसके पास आधे अधूरे कौशल थे। निश्चिंत रहें, अगर मैं घायल हुआ या मारा गया तो यह मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। चेन जियांग ने कहा, वह जानता है कि अगर उसके पिता कुलपति नहीं बन सके, भले ही उसका बेटा एक किमियागर है, फिर भी वह चेन हाओहाई द्वारा सख्ती से दबा दिया जाएगा, क्योंकि चेन हाओहाई की नज़र में वह एक बड़ा खतरा है। सबने साफ सुना, उसने यही कहा, जब बात ऐसी है तो पहले उसे मेरे बेटे से मुकाबला करने दो, और अगर वह मेरे बेटे से जीत जाता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह मेरे छोटे भाई से लड़ने की योग्यता रखता है। चेन हाओहाई के चेहरे पर खुशी के भाव थे, क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला था कि चेन जियांग इतना मजबूत नहीं था। भले ही वह अपने बेटे के खिलाफ जीतने में सक्षम था, लेकिन अपने भाई के खिलाफ जीतना असंभव था। आखिरकार उसका भाई नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर था। वह न केवल चेन परिवार का कुलपति बनेगा, बल्कि 1000 वर्ष पुरानी रक्तात्मा घास को पुनः प्राप्त करने में भी सक्षम होगा। चेन जेनहुआ ने अपने पिता की अनुमति प्राप्त करने के बाद तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा, यदि मेरी लापरवाही के कारण आपको गंभीर चोट लगती है तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। आपको किसने कहा कि आप अपनी क्षमता से अधिक काट लें? चेन जियांग ने भावहीन चेहरे के साथ चेन हाओहाई की ओर मुड़कर पूछा, अगर मैं जीत गया तो मैं अपने पिता की जगह लड़ सकता हूँ, है ना? हाँ, चेन हाओहाई हंसे, हाँ, लेकिन पहले आपको जीतना होगा। हाओहाई का समर्थन कर रहे लोग हंसने लगे। चेन जेनहुआ ने कुंग फू में मुट्ठी बांधने की शिष्टाचार का पालन करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। संपादक, कुंग फू में मुट्ठी ढकने की आदत शुरू करो, चेन तियानहू ने प्रभावशाली नज़र से चिल्लाया। जैसे ही चेन तियानहू के मुंह से यह शब्द निकला, चेन जेनहुआ तेजी से उछलकर चेन जियांग की ओर दौड़ा। उसकी हरकतें कोमल और सुंदर थीं और उसके हाथ आसमान की ओर ऊंचे उठे हुए थे। लेकिन बस एक पल बाद एक तेज हवा चली और उसके हाथों के चारों ओर एक सुनहरी आभा घूमने लगी और ये तुरंत एक विशाल सुनहरी कुल्हाड़ी में बदल गई। चेन परिवार का हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल, हेवनली सन एक्स स्ट्राइक। ये किसी की सच्ची क्यूई को एक मजबूत आक्रामक शक्ति वाले हथियार में बदल सकता है, एक व्यक्ति ने कहा, और एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल सीखना मुश्किल था, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी थी। चेन जियांग वहीं स्थिर खड़ा रहा, बस आती हुई कुल्हाड़ी को घूरता रहा। जब हर कोई सोच रहा था कि वह भयंकर धातु ट्रू क्यूई के कारण डर गया था, और ये देखकर कि ट्रू क्यूई एक सुनहरे कुल्हाड़ी में बदल गई थी जो उसके सिर को कुचलने वाली थी। चेन जियांग के भीतर से भयंकर क्यूई बाहर निकली और उसने अपना मुंह खोला और एक भयंकर दहाड़ लगाए। ड्रैगन के समान इसने सभी के कान के पर्दे को झंझना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चेन जियांग के मुंह से जो निकला वह बहुत बड़ी मात्रा में नीला रंग का ट्रू क्यूई था, जो चेन जेनहुआ की ओर उड़ता हुआ उसे डुबो रहा था। सच्ची क्यूई एक नीले ड्रैगन में बदल गई, जो एक प्राचीन ड्रैगन की तरह ही उतार चढ़ाव को दूर कर रहा था और हर किसी को चौंका रहा था। ये देखा जा सकता था कि यह सच्ची क्यूई बहुत मजबूत थी और इसे किसी साधारण सूत्र से अभ्यास नहीं किया जा सकता था। जब चेन जियांग ने ड्रैगन की दहाड़ लगाई तो मैदान के पास मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। उन्होंने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ चेन जियांग को देखा, और अगर उन्होंने चेन जियांग को यह अत्याचारी ट्रू क्यूई उत्सर्जित करते नहीं देखा होता तो वे इस पर विश्वास नहीं करते।
चेन तियानहू ने देखा कि उसका बेटा कितना अद्भुत है और इससे वह बहुत गर्वित, उत्साहित और थोड़ा परेशान हो गया। चेन हाओहाई और उसके अनुयायियों का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि ट्रूक्यू कितना भयावह था। चेन जियांग की नीला ड्रैगन दहाड़ ने चेन झेनहुआ के स्वर्गीय सूर्य कुल्हाड़ी प्रहार को ऐसे चकनाचूर कर दिया जैसे वह कांच हो। उसके मुंह से निकलने वाले सच्चे क्यूई तूफान में बहुत भयावह और विनाशकारी शक्ति थी। चेन झेनहुआ का पूरा शरीर खून के धब्बों से भर गया था। ये नीला ड्रैगन दहाड़ भी नीला ड्रैगन दिव्य अभ्यास से था। चेन जियांग द्वारा उत्पादित ड्रैगन दहाड़ एक मूल ड्रैगन की दहाड़ के समान थी। इसकी शक्ति किसी व्यक्ति के दिल और आत्मा दोनों को तबाह कर सकती थी। इसके अलावा उसके मुंह के भीतर से बिजली और हवा का तूफान फूट पड़ा और हवा की शक्ति दुश्मन पर हमला करने वाले चाकू के समान थी। यह अतुलनीय रूप से दबंग था। झेनहुआ के सामने प्रकट हुआ, जो अभी भी चकित और घबराया हुआ था। चेन जियांग की उंगलियां फैली हुई थीं और उसकी बांह से एक नीला आभा चमक रही थी, जो एक ड्रैगन के पंजे का आकार ले रही थी, मजबूत और जोरदार और बेहद अत्याचारी एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई के साथ बह रही थी। जिस तरह से एक चील बिजली की तरह खरगोश को पकड़ लेती है, उसी तरह उसने चेन झेनहुआ के सिर को पकड़ा और उसे तुरंत पकड़ लिया। पंजा अचानक खुल गया, ड्रैगन के पंजे की तरह। पंजे चाकू की तरह तीखे थे और तराजू साफ दिखाई दे रहे थे। झेनहुआ के सिर पर एक नीला ड्रैगन का पंजा अचानक दिखाई दिया, एक तेज और जानलेवा क्यूई फूट पड़ी और हर किसी का दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि चेन झेनहुआ के सिर को ड्रैगन के पंजे से ढकने के बाद उसने एक दयनीय तेज चीख निकाली और चेन झेनहुआ खून की उल्टी करते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। ये एजियो ड्रैगन पंजा था, जो एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम की सुपर मजबूत आक्रामक मार्शल तकनीक थी। झेनहुआ का खून से लथपथ शरीर देखा और उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अभी क्या हुआ। चेन जियांग ने चेन झेनहुआ को एक झटके में और इतने खूबसूरत तरीके से हरा दिया। टकराना। चेन झेनहुआ नीचे गिर गया और हर कोई चौंक गया। उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड महसूस हुई और अब जाकर उन्हें इस बात की पुष्टि हुई कि क्या हुआ था। असामान्य रूप से शक्तिशाली नीला सच्चा क्यूई, एक अजीब और भयावह मार्शल तकनीक, एक अत्याचारी शक्ति का उत्सर्जन, और यह सब चेन जियांग द्वारा किया गया था जिसके पास आध्यात्मिक शिरा भी नहीं थी। चेन हाओहाई ने अपने बेटे को गंभीर रूप से घायल होते देखा और वह खून की उल्टी करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने देखा कि चेन झेनहुआ अभी भी सांस ले रहा था और उसने अपने बेटे के साथ अपनी क्यूई को मिलाया। हालांकि चेन झेनहुआ कई निशानों से ढका हुआ था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल नहीं था, जिससे पता चलता है कि चेन जियांग खुद को संभाले हुए था। चेन हाओहाई ने कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ चेन तियानहू को देखा, जबकि चेन तियानहू बस उसे देखकर मुस्कुराए। इसके लिए केवल उसके आधे अधूरे कौशल को ही दोषी ठहराया जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आसानी से घायल हो गया, चेन जियांग ने खारिज करते हुए कहा। चेन जियांग की आंखों में भाव स्पष्ट थे, न तो ठंडे और न ही नीरस। अब मैं अपने पिता की ओर से लड़ सकता हूँ। अध्याय 12, महान असमानता की लड़ाई। चेन जियांग न केवल एक युवा कीमियागर था, बल्कि उसने नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में भी प्रवेश किया था। इतनी उपलब्धियों के बावजूद उसने न तो कोई अहंकार दिखाया और न ही गर्व। इस सूक्ष्मता ने चेन परिवार के शाखा कमांडरों और बुजुर्गों को गुप्त रूप से उसके व्यवहार की सराहना करने पर मजबूर कर दिया था। हाओहाई के बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। वह चेन हाओहाई का छोटा भाई चेन यिहान था, जो 7वें स्तर का नश्वर मार्शल क्षेत्र का अभ्यासी था। वह दाढ़ी वाला एक सुंदर आदमी था। वह धीरे धीरे चेन जियांग की ओर बढ़ा और शुरू से ही कुछ नहीं बोला था। चेन जियांग को उसके साथ युद्ध करना था, लेकिन उसके पास केवल 5वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के अभ्यासी की ताकत थी। किसी ने भी वहां से जाने का साहस नहीं किया, क्योंकि चेन परिवार के कुलपति चुनाव में वास्तव में ऐसी घटना घट चुकी थी और यह ऐसी बात थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चेन यिहान ने अपने भतीजे को पराजित होते देखा, लेकिन उसने क्रोध का एक निशान भी नहीं दिखाया और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसने कहा, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, आप फिर भी एक 7वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञ के खिलाफ हारने वाले हैं। चेन यिहान को यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर चेन जियांग को कुछ साल का समय दिया जाए तो वह उसके खिलाफ कोई मौका भी नहीं दे पाएगा। लेकिन ये भविष्य था और वर्तमान में उसके जीतने की संभावना 100% थी। चेन यिहान ने आइस ट्रू क्यूई के साथ अभ्यास किया और चेन परिवार में इस प्रकार का ट्रू क्यूई अभ्यासी विशेष था। चेन परिवार की जूनियर पीढ़ी में से किसी ने भी मॉर्टल मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर मौजूद सीनियर को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने पहले किसी को ऐसा करते सुना होता तो वे इसे पागलपन समझते। कोई भी इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन अब जब चेन परिवार के सभी सदस्यों ने देखा कि चेन जियांग की तकनीक कितनी भयंकर थी, तो उनके दिल अनिश्चितता से भर गए। लेकिन उनमें से अधिकांश का मानना था कि चेन जियांग हार जाएगा। आखिरकार न केवल उम्र में बल्कि ताकत में भी बड़ा अंतर था। चेन यिहान ने कई उच्च श्रेणी की मार्शल तकनीकों का अभ्यास किया था,
यहाँ तक कि उसकी सच्ची क्यूई बहुत अधिक जोरदार थी और एक भी युवा अभ्यासी में चेन यिहान के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं थी। एक बहुत बड़ी असमानता की लड़ाई, जहाँ सत्ता का अंतर बहुत बड़ा था, शुरू होने वाली थी। हर कोई चुपचाप देख रहा था क्योंकि यह परिवार के अगले कुलपति को निर्धारित करने के लिए निर्णायक मैच था। चेन जियांग ने एज और ड्रैगन दिव्य व्यायाम का अभ्यास केवल 2 महीने तक किया था और उसके पास यिन और यांग दिव्य शिरा थी। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आत्मा क्यूई को अवशोषित करने में बहुत समय बिताया था, जिससे उसके भीतर सच्ची क्यूई बढ़ गई थी। आखिरकार वह एक साथ 5 सच्ची क्यूई भंवरों की खेती कर रहा था, जिनमें 5 अलग अलग तरह की विशेषताएं थीं, इसलिए उसकी सच्ची क्यूई बहुत ज्यादा मजबूत थी। 5वें स्तर के सच्चे क्यूई क्षेत्र और 7वें स्तर के सच्चे आभा क्षेत्र के बीच 6ठे स्तर का दिव्य भावना क्षेत्र भी था। दिव्य भावना हालांकि आपकी आत्मा की खेती थी, यह एक तरह की नियंत्रित सच्ची क्यूई प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को जमा सकती थी। ये सच्ची क्यूई को नियंत्रित करने में प्रमुख सहायता प्रदान करता है और समय के साथ ये किसी की सच्ची क्यूई को भी मजबूत कर सकता है। दिव्य भावना की खेती करने के बाद व्यक्ति सच्ची क्यूई आभा शक्ति की खेती शुरू कर सकता है। चेन यिहान 7वें स्तर के सच्चे आभा क्षेत्र में था और वह अपनी भयंकर क्यूई आभा का उपयोग कर सकता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसका सच्चा क्यूई मुकाबला कर सके, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह चेन जियान को हराने में सक्षम होगा। चेन जियान का भयानक मार्शल कौशल हर किसी को डरा सकता था, लेकिन जो लोग ट्रू क्यूई के बारे में जानते थे वे देख सकते थे कि चेन जियान की ट्रू क्यूई बहुत अपरिपक्व थी और इसकी तुलना क्यूई आभा से नहीं की जा सकती थी। हालांकि उसके समान स्तर के अन्य लोगों की तुलना में यह अभी भी बहुत शक्तिशाली था। चेन यिहान धीरे धीरे चेन जियांग की ओर बढ़ा और उसके हर कदम के साथ तापमान तेजी से गिरता गया। चारों ओर बर्फीली ठंडी हवा बह रही थी और ज्यादातर लोग देख सकते थे कि चेन यिहान सफलता के कगार पर था। उसकी बर्फीली सच्ची क्यूई बेहद मजबूत थी। यिहान से बहुत दूर नहीं था और उसने महसूस किया कि इस तरह की ठंड सबसे गहरी थी। इस समय चेन यिहान ने ट्रू क्यूई आभा को जमा दिया, जिसे केवल नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर ही प्राप्त किया जा सकता है। चेन जियांग ने अपने शरीर के भीतर वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया, जो एक अग्नि गुणधर्म वाली ट्रू क्यूई थी। ठंडी क्यूई से प्रभावित होने के बाद चेन जियांग उत्तेजित हो गया। वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई उसके डेंटियन के भीतर से उसकी असंख्य हड्डियों और 4 अंगों में प्रवाहित होने लगी। वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई द्वारा लाई गई आरामदायक गर्मी को महसूस करने के बाद चेन जियांग का शरीर अचानक आई कठोरता से आखिरकार ठीक हो गया। हे वह चेन यिहान की भयावह हंसी पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और अचानक उसकी हथेली के बीच से एक सफ़ेद बर्फीली क्यूई बहने लगी। खतरनाक बर्फीली क्यूई आभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और सीधे चेन जियांग के सिर की ओर बढ़ रही थी। यिहान के हमले से बचने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे की ओर खिसकते हुए उसने भी अप्रत्याशित रूप से हमला कर दिया। चेन जियांग की चाल लचीली और रहस्यमय थी और उसके दोनों हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए। मंत्रमुग्ध करने वाला नीला ड्रैगन ट्रू क्यूई उसके दोनों हाथों से बह निकला और यह वही नीला ड्रैगन पंजा था जिसका इस्तेमाल पहले चेन जेनहुआ को हराने के लिए किया गया था। लेकिन इस बार उसने अपने दोनों हाथों से एक ड्रैगन पंजा निकाला, जिससे सभी ने प्रत्याशा में अपनी सांस रोक ली। चेन यिहान ने एक ठंडी हंसी निकाली और 2 बर्फीली क्यूई हथेलियां चेन जियांग के ड्रैगन पंजों की ओर साहपूर्वक चलीं। जब चेन यिहान की हथेलियां चेन जियांग के ड्रैगन पंजों से टकराईं तो एक ठंडी क्यूई बाहर निकली और चेन जियांग के नीले ड्रैगन पंजों की जोड़ी अचानक टूट गई। चेन जियांग की भुजाएं बर्फ की एक मोटी परत से ढकी हुई थीं और ठंडी क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी और उसके पूरे शरीर को कठोर बना रही थी। चेन यिहान ने ठंडी मुस्कान दी और उसके पैरों से बर्फ जम गई और वह थोड़ा उछला। उसने चेन जियांग के गाल पर जोरदार लात मारी, जिससे चेन जियांग 10 फीट दूर जा गिरा। चेन जियांग जमीन पर गिर पड़ा। तेज बर्फ के कारण उसका गाल कट गया और उस पर कुछ निशान पड़ गए। उसकी भुजाओं पर जमी बर्फ भी टूट गई, लेकिन उसके दोनों हाथ वास्तव में जम गए थे। दिव्य व्यायाम से ताइची आरेख घूमने लगा और उसके शरीर के अंदर बहने वाली ठंडी क्यूई को अवशोषित करने लगा, जबकि उग्र वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई को उसकी भुजाओं में प्रवाहित होने दिया, जिससे ठंड के दर्द से छुटकारा मिला। चेन जियांग को अब एहसास हुआ कि भले ही उसके पास एक दिव्य अभ्यास था, फिर भी उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी उसे जीतना था। हा, मुझे यह मानना होगा कि चेन परिवार में अब तक पैदा हुए सभी प्रतिभाशाली लोगों में से आप सबसे महान हैं, लेकिन आप और आपके पिता बहुत घमंडी हैं। चेन यिहान एक दुष्ट मुस्कान के साथ कदम दर कदम चेन जियांग की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसे चेन जियांग को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वह चेन जियांग को चेन परिवार के सदस्यों के सामने कई टुकड़ों में फाड़ना चाहता था, ताकि अपनी ताकत दिखा सके और सभी को डरा सके। अचानक चेन जियांग ने एक झटके से वास्तव में खड़े होकर देखा और सभी को लगा कि वह एक पल पहले किक से गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। चेन यिहान सहित हर कोई हैरान था। किनारे पर जहां चेन त्यानहु देख रहा था, उसने राहत की सांस ली और खुद को ठीक करने के लिए क्यूई स्थानांतरित किया।
ये देखकर कि चेन जियांग को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, चेन यिहान आगे की ओर कूद पड़ा। शान और सौम्यता के साथ आगे बढ़ते हुए वहां मौजूद सभी लोगों के लिए ये चपलता कौशल आंखों को भा रहा था। चेन यिहान के निकट आने पर चेन जियांग को लगा कि वह बर्फ और हिम से भरी दुनिया के अंदर है और उसके पैरों के नीचे बर्फ की एक परत जमी हुई है। चेन यिहान ने छलांग लगाई और उसकी ठंडी मुट्ठी आसमान को हिलाने के लिए काफी मजबूत थी। उसकी मुट्ठी तुरंत चेन जियांग की छाती पर लगी और जहां उसे मारा गया था वहां से खून बहने लगा, लेकिन वह तुरंत बर्फ से ढक गया। ये गहन बर्फ आभा ऊर्जा है, एक उच्च ग्रेड गहन स्तर मार्शल कौशल। इसे जारी करने से धातु को भी छेदा जा सकता है और पत्थर को तोड़ा जा सकता है, चेन त्यानहु ने गरिमापूर्ण लहजे में कहा। यिहान से आने वाली उड़ती हुई किक को चकमा दिया, जिसके परिणामस्वरूप चेन यिहान की किक जब जमीन पर गिरी तो बर्फ की एक परत से ढक गई और बड़ी मात्रा में ईंटें टूट गईं और झटके से पत्थर भी कुचल गए और जम गए। क्यूई आभा कास्टिंग में दो कमजोरियां हैं, ये ट्रू क्यूई और दिव्य भावना को जल्दी से खपत करता है, लेकिन अगर वह क्यूई आभा का उपयोग नहीं करता है तो आप घायल नहीं होंगे, चेन त्यानहु ने कहा। चेन जियांग को पता था कि वह लड़ाई को केवल लंबा खींच सकता है। अध्याय 13, 5 तत्वों का सम्मिलन। खैर यह बेकार है, मेरे पास बहुत बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई है, आप शायद इसे लंबे समय तक खींच नहीं पाएंगे और गिरने वाले पहले व्यक्ति होंगे, चेन यिहान ने आपत्ति जताई। उसने चेन जियांग के खिलाफ अपना हमला फिर से शुरू किया, उस पर अनगिनत हमले किए। हमलों की झड़ी से पहले ही चेन जियांग घायल हो गया था। अब जब चेन यिहान ने दबाव बनाए रखना जारी रखा तो उसे विश्वास था कि चेन जिंग जल्द ही उसके हाथों मर जाएगी। चेन यिहान ने लगातार मुक्का मारा, अपनी गहन बर्फ आभा ऊर्जा से लगातार हमला किया। उसने बहुत दूर से भी हमले किए ताकि चेन जियांग जवाबी हमला न कर सके और सिर्फ सह सके। हा, अभी कुछ देर पहले तुम ये घोषणा करते रहे कि तुम्हें अपने पिता की ओर से लड़ना चाहिए, लेकिन अब देखो तुम्हारे पास प्रतिरोध करने की भी ताकत नहीं है, चेन यिहान ने तीखी हंसी निकाली। चेन जियांग के शरीर पर उसकी त्वचा के अंदर से फूटने वाली गहन बर्फ आभा ऊर्जा के प्रहारों के कारण कई खूनी छेद उभर रहे थे। चेन जियांग ने अपने शरीर के भीतर ताइची यिन यांग आरेख को घुमाते हुए एक गहरी सांस ली। अपनी आध्यात्मिक शक्ति की मदद से उसने अपने शरीर के अंदर संग्रहित ट्रू क्यूई के 5 तत्वों को नियंत्रित किया और उन्हें एक साथ मिलाना शुरू कर दिया। ट्रू क्यूई के 5 तत्व एक साथ आने लगे। अभी चेन जियांग के लिए जीतने का एकमात्र मौका ट्रू क्यूई के 5 तत्वों का एक साथ उपयोग करना था। हालांकि ट्रू क्यूई के 5 तत्वों के एक साथ मिल जाने के बाद वह निडर और जंगली हो जाएगा। उसकी वर्तमान मेरिडियन तनाव को सहन करने में सक्षम नहीं थी। इससे पहले कभी भी किसी ने सच्चे क्यूई के 5 तत्वों को एक साथ मिलाने का प्रयास नहीं किया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि किसी को कभी ऐसा करने का अवसर ही नहीं मिला। चेन जियांग इस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे जिसे शुद्ध पागलपन कहा जा सकता है। यदि वह क्यूई को नियंत्रित करने में असमर्थ होते तो क्यूई गोंद विचलन होता और परिणामस्वरूप चेन जियांग की मृत्यु हो जाती। हालांकि वह सफल रहा। हालांकि उसे लगा कि उसके मेरिडियन टूटने की धमकी दे रहे थे, उसके डांटियन के भीतर ट्रू क्यूई के 5 तत्व वास्तव में एक साथ पूरी तरह से जुड़ गए थे, लेकिन इसे नियंत्रित करना अभी भी बहुत कठिन था और उसके मेरिडियन से बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई खो गया था। चेन जियांग जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए, इससे पहले कि ट्रू क्यूई समाप्त हो जाए। उसे चेन यिहान को हराने के लिए इस भयावह शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। चेन जियांग से अचानक एक हिंसक आभा फूट पड़ी। चेन यिहान का दिल धड़क उठा, क्योंकि अचानक प्रकट हुई सच्ची क्यूई एक दबंग और अत्याचारी स्वभाव की छाप दे रही थी जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने में संकोच नहीं करेगी। चेन जियांग का शरीर हिंसक ट्रू क्यूई के प्रभाव के कारण दर्द में था और वह दर्द में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। अचानक दमनकारी क्यूई लहरें बाहर निकलने लगीं। एक चीख ने उनके चारों ओर समुद्र की तरह सब कुछ घेर लिया, क्योंकि पूरा मैदान भयंकर रूप से हिल गया। चेन जियांग के पास की सभी ईंटें टूटने लगीं। पूरी दुनिया में हर चीज 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्वों की शक्तियों को एक साथ मिलाकर इसमें स्वर्ग और ब्रह्मांड शामिल होगा। उस समय चेन जियांग ने 5 तत्वों की शक्तियों को एक साथ मिलाकर ब्रह्मांड की शक्ति यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का निर्माण किया था। नीचे गिरो। चेन यिहान के शरीर के भीतर से एक बर्फीली क्यूई फूट पड़ी। जितना अधिक उसे चेन जियांग से खतरा महसूस हुआ, उतना ही वह लड़ाई को समाप्त करना चाहता था और जल्दी से चेन जियांग को हराना चाहता था ताकि उसे विजयी होने से रोका जा सके। चेन जियांग की आंखों में बिजली चमक रही थी। वह बड़े बड़े कदमों से चेन यिहान की ओर बढ़ा और उसके पैरों के तलवे विनाशकारी प्रकृति वाली सार्वभौमिक शक्ति से भर गए। उसके हर कदम से फर्श की टाइलें टूट गईं। उसकी तीव्र गति से उत्पन्न गति 10,000 घोड़ों के झुंड की तरह थी। गहन बर्फ आभा ऊर्जा चेन यिहान की भौहें चेन जियांग को देखते ही फड़क उठीं। उसकी दोनों मुट्ठियां एक साथ हिल गईं क्योंकि दो और निडर ठंडी आभा ऊर्जाओं ने चेन जियांग की ओर ठंडी क्यूई का प्रहार किया। इस समय चेन जियांग की मानसिक स्थिति पागलों जैसी थी।
उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, चेन यिहान को हराना। दोनों गहन बर्फ आभा ऊर्जा प्रभाव से पत्थरों को फाड़ने में सक्षम थे। चेन जियांग ने दहाड़ लगाई क्योंकि उसने अपनी दोनों हथेलियों से भयावह आभा ऊर्जा को पकड़ लिया था। बर्फ की एक परत ने क्षण भर के लिए उसकी भुजाओं को ढक लिया, लेकिन एक पल में ही टूट गई, जबकि उसका आक्रमण कभी नहीं रुका। यिहान के सामने आने में बस एक पल लगा। उसकी मुट्ठियों की जोड़ी ने आगे की ओर वार किया, प्रत्येक ने एक ट्रू क्यूई विस्फोट किया। ये बहुत ही सामान्य उच्च श्रेणी के नश्वर स्तर के मार्शल कौशल स्टॉर्म किलिंग फिस्ट के रूप में सामने आया। प्रत्येक मुट्ठी के साथ एक ट्रू क्यूई विस्फोट उत्पन्न होगा, और यह बेहद घातक था, लेकिन बदले में इसने बहुत सारी ट्रू क्यूई को भस्म कर दिया। जैसे ही प्रत्येक मुट्ठी हवा में चली, गरजने वाली क्यूई तरंगें उत्सर्जित हुईं। फिर भी इसके साथ ही चेन जियांग की मुट्ठियां बिजली की तरह तेज थीं। मुट्ठी के बाद मुट्ठी वार की लहरें बिना रुके बढ़ती गईं, लगभग ऐसा लगा जैसे तूफान को मारने वाली मुट्ठी को निष्पादित करने से कोई भी सच्ची क्यूई नष्ट नहीं हुई। चेन जियांग ने यूनिवर्सल ट्रू क्यूई के साथ स्टॉर्म किलिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया था। शक्ति के इस भयावह स्तर ने सभी के दिल को दहला दिया। हमले का ये स्तर वास्तव में क्यूई आभा के बराबर था। चेन यिहान को चेन जियांग की जंगली तूफान मारने वाली मुट्ठियों का विरोध करने के लिए क्यूई आभा का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जो जमीन पर बारिश की तरह उसके शरीर पर गिर रही थी। जैसे जैसे वह हर वार का विरोध करता गया, उसका दिल डूबने लगा। हिंसक ट्रू क्यूई विस्फोट ने उसे डर भी महसूस कराया। अगर एक मुट्ठी भी उस पर वार करने में कामयाब हो जाती, तो गंभीर रूप से घायल होना अपरिहार्य होता। कुछ और सांसों के बाद भी चेन जियांग ने लगातार दर्जनों तूफान नाशक मुट्ठियां दागीं। चेन त्यानहू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका बेटा वाकई बहुत बहादुर था, लेकिन वह समझ सकता था कि चेन जियांग की स्थिति वास्तव में उतनी अच्छी नहीं थी। अपनी सीमा से परे जाकर शक्ति प्रदर्शित करना वास्तव में उनके अपने शरीर के लिए नुकसानदेह था। मादरचोद, चेन यिहान ने उन पागल स्टॉर्म किलिंग फिस्ट का विरोध करना जारी रखा। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। बाकी सभी के लिए ये पहली बार था जब किसी ने स्टॉर्म किलिंग फिस्ट का इस्तेमाल इस तरह से किया। ये भी पहली बार था जब उन्होंने समझा कि यह उच्च श्रेणी का नश्वर स्तर का मार्शल कौशल अप्रत्याशित रूप से इतना भयावह हो सकता है। चेन जियांग के शरीर में यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। वह अपने दिल में पछता रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसके अंदर की ट्रू क्यूई खत्म हो गई और चेन यिहान अभी भी नहीं हारा, तो उसका विनाश तय है। चेन जियांग ने अचानक अपना मुंह खोला और एक विशाल दहाड़ लगाए। क्षितिज में ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। चेन जियांग ने अपने मुंह से एक हिंसक स्पष्ट ट्रू क्यूई निकाली, जिसने एक ही चीख में चेन यिहान की आकृति को डुबो दिया। ये एक नीला ड्रैगन दहाड़ था, लेकिन इस बार रंगहीन सार्वभौमिक सच्ची क्यूई बाहर निकल रही थी। दहाड़ के अंदर बिजली, ज्वाला, पानी, बर्फ और कई अन्य प्रकार की विशेषताएं थीं। चेन यिहान को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग अचानक एक बड़ा कदम उठाएगा। वह अपने ट्रू क्यूई का संचालन करते हुए उनके बीच एक अंतर बनाने के लिए जल्दी से पीछे हट गया। उसने इस हिंसक ट्रू क्यूई हमले का विरोध करने की कोशिश करने के लिए बर्फ की चादर बनाने के लिए अपनी क्यूई आभा जारी करना शुरू कर दिया। अचानक चेन जियांग के हाथों में एक तलवार दिखाई दी जो ठंडी रोशनी से चमक रही थी। TLN ब्रॉडस्वॉर्ड द डाओ। चेन जियांग का पूरा शरीर एक हिंसक ट्रू क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। उसने ब्लेड को पीछे खींचा और एक चीख के साथ अपनी बची हुई सारी ट्रू क्यूई ब्लेड में डाल दी। इससे एक चमकदार नीला आभा का विस्फोट हुआ, जो एक तेज ड्रैगन दहाड़ से निकला, जिसने पत्थर को तोड़ दिया और बादलों को भेद दिया। ये दृश्य वहां मौजूद लोगों के दिलों और आत्माओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। चेन जियांग आसमान में उछला। उसकी ब्लेड जो नीली रोशनी से चमक रही थी, सिर्फ एक धुंधली सी चीज दिख रही थी। अदम्य बल से हवा को चीरते हुए ब्लेड चेन यिहान के सिर की ओर बढ़ गया। नहीं, दूर से आवाजें गूंजी। तलवार को चेन यिहान को 2 टुकड़ों में काटने के इरादे से नीचे की ओर काटा गया था, लेकिन ब्लेड उसकी गर्दन के ठीक पास रुक गया। चेन जियांग के उस त्वरित और शक्तिशाली हमले को पाकर हिंसक ट्रू क्यूई चारों दिशाओं में फैल गई, और हर कोई पत्थर की नक्काशी की तरह वहीं खड़ा होकर तलवार पकड़े चेन जियांग को घूर रहा था। चेन जियांग की पागल और दबंग मार्शल ताकत को देखकर हर कोई अवाक रह गया। बिना आध्यात्मिक शिरा के वह बेकार कैसे हो गया? वह बस एक डरावना राक्षस है। 16 साल की उम्र में भी 7वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के अभ्यासी को हराना, ये सचमुच एक चमत्कार था। इसके अलावा चेन जियांग एक कीमियागर भी था। उनके परिवार ने इस प्रकार की प्रतिभा को जन्म दिया। केवल इस तथ्य ने ही चेन परिवार के कई सदस्यों के दिलों को अतुलनीय रूप से उत्साहित कर दिया। चेन जियांग चेन जियांग चेन जियांग। बहुत से लोग एक स्वर में चेन जियांग का नाम चिल्ला रहे थे। उनके दिलों में उनकी भावनाएं नए गर्व को जन्म देने से खुद को नहीं रोक पा रही थीं। पहले सभी ने सोचा था कि चेन जियांग द्वारा याओ परिवार की प्रतिभा की चुनौती स्वीकार करना एक निराशाजनक लड़ाई लड़ने के समान होगा,
लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो चेन जियांग को जीत का पूरा भरोसा था। मैदान के अंदर चेन तियानहु घायल चेन हाओहाई और चेन यिहान के पास पहुंचे। उनका सामना करते हुए उन्होंने कहा, आप और मैं सभी कुलपति के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह खत्म होगा। हम चेन परिवार के सदस्य हैं और हम सभी को एकजुट होना चाहिए। यदि आप मुझे अपने कुलपति के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो आप अपने अनुयायियों को ले जा सकते हैं और चेन परिवार छोड़ सकते हैं। चेन हाओहाई और चेन यिहान दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चेन जियांग की ओर देखा और गहरी सांस ली। चेन हाओहाई ने चेन तियानहु की बांह को मजबूती से पकड़ लिया। भारी स्वर में उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम चेन परिवार का नेतृत्व कर सकोगे। मैं चेन हाओहाई चेन परिवार के सदस्य के रूप में रहा हूं और मरने के बाद भी मैं चेन परिवार का भूत बन जाऊंगा। मैं चेन हाओहाई नए कुलपति से पूरी तरह से आश्वस्त हूं। चेन हाओहाई और चेन यिहान मूर्ख नहीं थे। उन्हें इस बात की जानकारी हो गई थी कि चेन जियांग की क्षमता कितनी भयावह है। अगर उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो जल्द ही उसके पास एक भयंकर कीमियागर बनने के बहुत अच्छे मौके होंगे। अगर आप अभी एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं तो आप बाद में इसका लाभ उठा सकते हैं। एक शीर्ष स्तरीय कीमियागर को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं है। साथ ही चेन तियानहु अब सभी पिछली दुश्मनी को भूल रहा था, जो उनके लिए अच्छी बात है। दो वरिष्ठ, पिछले अपराधों के लिए कृपया मुझे माफ करें। हमारे चेन परिवार को कई वर्षों तक इन भूमियों में जीवित रहने के लिए हमारे पास आंतरिक कलह नहीं होना चाहिए। चेन जियांग ने चेन हाओहाई और चेन यिहान के सामने पहुंचकर अपनी माफी मांगी। चेन जियांग के कथनों और कार्यों ने चेन परिवार के कई बच्चों और बड़ों को चुपके से स्वीकृति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इतनी कम उम्र में ही उसने एक दुर्जय बुजुर्ग को हरा दिया था, लेकिन वह घमंडी नहीं था बल्कि वास्तव में बहुत विनम्र था। चेन परिवार के कई कनिष्ठों में इस तरह की सूक्ष्मता काफी दुर्लभ है। चेन भाई भी कुछ शर्मिंदा थे। मेरे प्यारे भतीजे, पहले जाकर स्वस्थ हो जाओ। चोटों को लंबे समय तक खींचना भविष्य की साधना के लिए हानिकारक हो सकता है। चेन यिहान ने अपने कुछ उपचार नृत्यों को पारित करते हुए कहा। एल्डर प्रतियोगिता के ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने से अन्य एल्डर्स काफी संतुष्ट हो गए। एक बुजुर्ग ने स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज में कहा, देवियों और सज्जनों, भोज 10 दिन बाद होगा, लेकिन मैं सभी से उसके बाद भी रुकने का अनुरोध करता हूं। उस समय तक कई अन्य परिवार भाग लेने के लिए किसी को भेज चुके होंगे। उस समय यह आपके लिए अन्य परिवारों के साथ दोस्ती करने का एक अच्छा अवसर होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चेन जियान अपने कमरे में लौट आया। अपने जख्मी शरीर को देखते हुए वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। अभी कुछ समय पहले चेन यिहान के साथ उसकी लड़ाई बहुत खतरनाक थी। फिर भी इस समय उसका मन उत्साहित था क्योंकि नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर उसके पास नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर किसी को हराने की ताकत है। पिछली लड़ाई में अपना सब कुछ देने के बाद उसे लगा कि उसकी शक्ति का स्तर कुछ हद तक बढ़ गया है। उसने QE का उपयोग करने में बहुत अनुभव प्राप्त किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सुना था कि एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बनने के लिए किसी को कई लड़ाइयों से गुजरना पड़ता है। जैसे ही चेन जियांग उपचार की गोलियां लेने वाला था, उसकी आंखों पर 2 आभाएं प्रतिबिंबित हुईं। उसने पलकें झपकाईं, तभी बाय यूयू और सुमेयाओ सीधे चेहरे के साथ उसके सामने खड़े दिखाई दिए। तुम बदमाश, अभी कुछ देर पहले तुम बहुत जल्दबाज थे। अगर तुम मर जाते तो हम क्या करते? हमने तुम्हारे शरीर में बहुत ज्यादा मेहनत की है, बाय यूयू ने ठंडे भाव से चिल्लाया। चेन जियांग को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ठंडक महसूस हुई। सुमियो ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, परिस्थिति पर विचार करने के बाद शैतानी बदमाश, तुम कुछ हद तक साहसी थे। इस बार हम तुम्हें छोड़ देंगे, हालांकि अगली बार तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें मरहम लगाने में मदद करूंगी। चेन जियांग और चेन यिहान की लड़ाई के दौरान बर्फीले सच्चे आभा के कारण उसका शरीर कई घावों से ढका हुआ था। उसका शरीर कई खून के धब्बों से ढका हुआ था। अगर इसका विशेष उपचार नहीं किया जाता तो इसे ठीक करना मुश्किल होता। मेयाओ के नर्म और कोमल हाथों का आनंद ले रहा था, जो कुछ मलहम लगा रही थी, जिससे उसे बहुत आरामदायक महसूस हो रहा था। परंपरा के अनुसार अन्य परिवारों को नवनिर्वाचित चेन परिवार के कुलपति का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि अन्य परिवारों को आने में काफी समय लगता है, इसलिए वास्तविक उत्सव कुछ समय बाद आयोजित किया जाता है। लेकिन इस भोज में सभी का ध्यान चेन जियांग और याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच अपेक्षित कीमिया प्रतियोगिता पर था। हर कोई इस आने वाली कीमिया प्रतियोगिता पर चर्चा कर रहा था, इसलिए इस समय बहुत से लोग भोज में आ रहे थे। कई लोग चेन परिवार को अपमानित होते देखने आए थे। चेन परिवार की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, इसलिए चेन जियांग की हालिया उपलब्धियों की खबर नहीं फैली। सुबह में चेन जियांग ने नीला सार की एक बूंद थूक दी। यह उसकी बूंद उसके ड्रैगन लार व्यायाम के प्रयोग से जमी थी।
वह आने वाले 10 दिनों में और अधिक कीमिया तकनीक सीखना चाहता है और एक नश्वर स्तर की मध्यम श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने की कोशिश करना चाहता है। उनकी उम्र में एक नश्वर स्तर मध्य ग्रेड क्वेंचिंग बॉडी डैन को जमाना महान प्रतिभाशाली कीमियागरों के साथ तुलना करने के लिए पर्याप्त था, और यहाँ तक कि उनमें से कई को पार भी कर सकता था। आप इस कम समय में नश्वर स्तर के मध्य ग्रेड को परिष्कृत करना चाहते हैं। ये कुछ हद तक मुश्किल है, लेकिन मुझे सू मियाओ इस तरह की चुनौतीपूर्ण चीजें करना पसंद है। सू मियाओ की कोमल आवाज चेन जियांग के दिमाग में फैल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बहन मेयाओ, तो जल्दी से मुझे सिखाओ। सू मियाओ ने एक नर्म मुस्कान के साथ कहा, इतनी खुशी से मत मुस्कुराओ, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि आप नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के दानों को परिष्कृत करने में काफ़ी कुशल हैं और यहाँ तक कि मध्यम श्रेणी के दानों को परिष्कृत करने में भी थोड़ा अनुभव रखते हैं, लेकिन आपकी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं है। आपको नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर होना चाहिए। फिर दिव्य भावना के साथ आप लपटों को सही ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे और पर्याप्त नियंत्रण के साथ तुरंत दानों को जमा देंगे। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी शक्ति के स्तर को बढ़ाते हुए नश्वर स्तर के मध्य ग्रेड स्पिरिट हर्ब के विकास में तेजी लाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि कीमिया प्रतियोगिता के दिन से पहले मैं इसे पकड़ लूंगा। सू मेयाओ ने कहा, दिव्य भावना का अभ्यास करने के लिए आपको दिव्य भावना में सफलतापूर्वक एक साथ विलय करने के लिए बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। कठिनाई का एक निश्चित स्तर है, लेकिन चूंकि आप ताइची दिव्य व्यायाम का अभ्यास करते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए। फिर भी इसे 10 दिनों में करना संदिग्ध है। चेन जियांग ने हल्की सी आह भरी। वह बहुत अधीर हो गया था और यह एक बड़ी वर्जना थी। ठीक है, अभी भी अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाने का एक तरीका है, सू मेयाओ ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। कैसे? चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। अचानक बाई यूयू अपनी बर्फीली आवाज के साथ अमर और शैतान पूल प्रसारित करती है। इस समय चेन जियांग को याद आया कि अमर और शैतानी चट्टान के नीचे एक अजीबोगरीब तालाब था। जब वह वहां गिरा था तो वह उसके अंदर सांस ले पा रहा था। इसके अलावा तालाब चमक भी रहा था, लेकिन इसके अलावा उसे वहां कुछ खास नहीं मिला। क्या वह चट्टान के नीचे स्थित अजीब पूल है? चेन जियांग ने अनिश्चितता के साथ पूछा। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें हमारे निजी दुश्मन ने उस पूल में जबरन उतारा था। सू मेयाओ के शब्दों ने चेन जियांग को कुछ हद तक उत्सुक बना दिया। ये पता चला इन 2 अद्वितीय मार्शल आर्ट लड़कियों को वहां गिरा दिया गया था। आखिर वह जगह रहस्यमय कैसे है? चेन जियांग ने जितना ज्यादा इसके बारे में सोचा उतना ही उसे संदेह हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अमर और शैतानी चट्टान हमेशा डेथ क्यूई से भरी रहती थी, फिर भी किसी कारण से उस कुंड के पास डेथ क्यूई का कोई निशान नहीं था। चेन जियांग को जब पता चला कि अमर और शैतान पूल असामान्य है, तो उसने तुरंत पानी में ड्रैगन लार मिला दी, फिर उसमें कई तरह की स्पिरिट जड़ी बूटियां और फूल डाल दिए। इसके बाद उसने अपने पिता का अभिवादन किया और चुपचाप चेन परिवार के विला से निकलकर अमर और शैतान चट्टान की सैर पर निकल गया। रास्ते में उसने सू मेयाओ को अमर और शैतान चट्टान के बारे में बताते हुए सुना। उस जगह को अमर और शैतान की चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस जगह पर अमर और शैतानों को दफनाया गया था। उस तालाब को उनकी लाशों से निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा से रूपांतरित किया गया था। किसी ने जानबूझकर उस तालाब का निर्माण किया था और उसके आसपास की डेथ क्यू भी अमर और शैतानों की लाशों से निकलने वाले अतिप्रवाह के कारण होती है, सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग भयभीत था। अमर और शैतान पौराणिक प्राणी हैं और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी लाशें वहां पड़ी होंगी। इससे वह अतुलनीय रूप से उत्साहित भी हुआ। अगर वह कुंड वास्तव में शुद्ध ऊर्जा से बना है और वह इसे प्राप्त करने में कामयाब रहा। रंग की डेथ क्यूई को देखते हुए उन्होंने बुदबुदाया, क्या इस दुनिया में वास्तव में अमर और शैतान हैं? सू मेयाओ ने नर्म खर्राटे के साथ जवाब दिया, बेशक। ऐसा मत सोचो कि सच्चा मार्शल क्षेत्र मार्शल चिकित्सकों के लिए सबसे मजबूत अवस्था है। सच्चे मार्शल क्षेत्र से ऊपर 3 और चरम चरण हैं और फिर इसके बाद निर्वाण क्षेत्र है। एक सफल निर्वाण के बाद कोई व्यक्ति स्वर्ग मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा, एक विशाल स्थानिक दुनिया तक पहुंचेगा जिसे स्वर्ग मार्शल वर्ल्ड कहा जाता है। उन विशाल दुनियाओं के बारे में मत सोचो। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसे नश्वर मार्शल वर्ल्ड कहा जाता है और यह बहुत विशाल भी है। यहाँ स्पिरिट क्यूई बहुत कम है, इसलिए राक्षस जानवरों का बहुत कम संचय है। जो वास्तव में मजबूत मार्शल आर्ट अभ्यासी हैं वे बहुत समृद्ध स्पिरिट क्यूई वाले स्थानों की यात्रा करते हैं। वहाँ मजबूत मार्शल कलाकार बादलों की तरह प्रचुर मात्रा में हैं और कई राक्षस जानवर हैं। हालांकि इसे बहुत खतरनाक भी माना जाता है। यदि किसी के पास एक निश्चित मात्रा में ताकत नहीं है तो उस क्षेत्र में मृत्यु अपरिहार्य है। यह पहली बार था जब चेन जियांग ने मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में सुना था और इससे वह हैरान था। हालांकि इससे उसे ये भी एहसास हुआ कि वह कितना महत्वहीन था। पहले वह सोचता था कि सच्चा मार्शल क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सच्चे मार्शल क्षेत्र से ऊपर भी चरण हैं।
बेटा, यह नश्वर मार्शल दुनिया बहुत बड़ी है, इसके अलावा भी कई मुख्य भूमियाँ हैं। इनमें से कुछ मुख्य भूमियों में कई दुर्जय मार्शल कलाकार हैं और इस अंतहीन दुनिया में कई छिपे हुए क्षेत्र हैं। इन छिपे हुए क्षेत्रों में आप कई स्वर्गीय जाली खजाने पा सकते हैं। बहुत खतरनाक होने के बावजूद जब तक आपके पास पर्याप्त ताकत है, आप पूरी मार्शल दुनिया की विशालता का अनुभव कर पाएंगे। वर्तमान में आपको बस ये समझना है कि आप कितने छोटे और महत्वहीन हैं, बाई यू ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी कस ली। इस बार उसके पास दुनिया का एक संक्षिप्त दृष्टिकोण था और केवल अपनी ताकत को लगातार बढ़ाकर ही वह इस मार्शल दुनिया में पैर जमा सकता था जहां ताकतवर लोग जंगल में पेड़ों की तरह मजबूत और अडिग होते हैं। चेन जियांग रसातल में नीचे कूद गया। वर्तमान में वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और उसके नीचे एक तालाब था। अपनी ताकत को देखते हुए उसे धीरे धीरे नीचे चढ़ने के लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। छप छप, चेन जियांग ने एक बार फिर पूल में प्रवेश किया जिसमें से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। पूल के बगल में अथाह राक्षस जानवर अक्सर दिखाई देते थे, लेकिन चेन जियांग को इसकी चिंता नहीं थी क्योंकि इन संक्रमित राक्षस जानवरों की ताकत औसत थी और चेन जियांग की मौजूदा ताकत उनसे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। म्याओ बहन, मैं अमर और शैतान पूल का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? चेन जियांग ने अपने हाथों से अजीब पानी को मथते हुए पूछा। इस तथ्य को छोड़कर कि पानी चमक रहा था, उसे नहीं लगा कि इस जगह के बारे में कुछ भी अजीब था। सू मेयाओ ने कहा, अमर और शैतानों की मृत्यु के बाद उनकी लाशों से बहुत सारी शुद्ध ऊर्जा बाहर निकली, लेकिन आप इन ऊर्जाओं को अवशोषित नहीं कर सकते। आखिरकार यह आपकी ऊर्जा नहीं है। हालांकि आप केवल शरीर और आत्मा को परिष्कृत करने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चेन जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे अमर और शैतान पूल में कब तक रहना चाहिए? सू मियाओ, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि आप तब तक रुक सकते हैं जब तक आप दर्द सहन नहीं कर सकते। आपको बस पूल के अंदर कूदना है और ताई ची दिव्य व्यायाम का संचालन शुरू करना है, जबकि बस अपने शरीर में ऊर्जा का मार्गदर्शन करने की कोशिश करनी है। चेन जियांग ने बिना किसी देरी के अपने कपड़े उतारे और पूल में कूद गया, खुद को उसमें डुबो लिया। वह पानी के अंदर सामान्य रूप से सांस ले सकता था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा इससे उसे राक्षस जानवरों के हमलों से भी सुरक्षा मिली। खुद को पानी में डुबोने के बाद चेन जियांग ने ताई ची दिव्य व्यायाम का संचालन करना शुरू कर दिया। अचानक उसे लगा कि उसके शरीर को चारों दिशाओं से एक विचित्र शक्ति द्वारा निचोड़ा जा रहा है, जैसे कि उसके शरीर को एक गेंद बनाने के लिए एक साथ निचोड़ना हो, जिससे वह लगातार सतर्क हो गया। उसी समय एक विचित्र प्रकार की ऊर्जा उसके शरीर में पागलों की तरह दौड़ पड़ी। ये लगातार उसके शरीर के हर हिस्से पर बमबारी कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फटने वाला है। हर हड्डी को ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे कीड़े उसे काट रहे हों, और यह मौत से भी बदतर एहसास था। अमर और शैतानी पूल से लगातार कुछ छाले निकल रहे थे और पानी भी लगातार उछल रहा था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि चेन जियांग नीचे से पूल में बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। अज्ञात समय के बाद चेन जियांग का शरीर नीचे के पूल से तैरने लगा। वह पूल के किनारे पर लेटा हुआ था और जोर से सांस ले रहा था। उसने कहा, मैं अभी तक नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर में प्रवेश क्यों नहीं कर पाया? क्या आपको लगता है कि आप इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं? आप वर्तमान में केवल शरीर को परिष्कृत कर रहे हैं ताकि आपका पूरा शरीर अधिक शक्तिशाली बन जाए और साथ ही आपकी आत्मा भी उन्नत हो। सू मियाओ की आवाज़ उसके दिमाग में घूम गई। चेन जियांग खड़ा हुआ, अपनी दोनों मुठ्ठियां कस लीं और अपने मजबूत शरीर को महसूस किया। हालांकि उसे अभी भी नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर में प्रवेश करना था, लेकिन एक ठोस नींव रखी जा चुकी थी। मैं कितने दिनों तक जेल में रहा? उसे अमर और शैतानी पूल में अकल्पनीय पीड़ा सहनी पड़ी थी। समय की कोई समझ नहीं थी। केवल 5 दिन। हालांकि इस अमर और शैतान पूल का बहुत कम उपयोग है, फिर भी यह आपको अमर शैतान शरीर की मूल बातें अभ्यास करने देता है, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग का दिल इस अमर शैतान शरीर के बारे में चुपके से चौंक गया था, और नाम सुनकर उसे पता था कि यह बहुत ही दुर्जय था। अमर और शैतानी चट्टान। नीचे की खाई में कभी कभी एक गर्जनापूर्ण विस्फोट होता था, साथ ही अजीब सच्ची क्यूई की एक कमजोर लहर भी। सच्ची क्यूई एक प्राचीन वातावरण के उतार चढ़ाव की भावना से भरी हुई थी, जो एक अकथनीय दबाव के साथ बढ़ रही थी। वह सच्ची क्यूई चेन जियांग थी जो एजियोर ड्रैगन दिव्य व्यायाम का अभ्यास करके अपनी एजियोर ड्रैगन सच्ची क्यूई को मुक्त कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चेन जियांग ने अमर और शैतानी चट्टान को नहीं छोड़ा, लेकिन अभी भी नंगे सीने के साथ नीचे अभ्यास किया। उसकी लोहे की मुट्ठी पर नीला सच्चा क्यूई साहपूर्वक बढ़ रहा था, लगातार चट्टान पर बमबारी कर रहा था, और टूटे हुए पत्थर हिंसक रूप से उड़ रहे थे। उसका पूरा शरीर सच्चा क्यूई से भर गया था। उसने चट्टान में एक छोटी सी गुफा बनाते हुए कई वार किए, लेकिन उसकी सांस स्थिर रही, जिससे पता चला कि उसकी सच्ची क्यूई और शरीर की ताकत अब बहुत अधिक जोरदार थी।
हर मुट्ठी के साथ सच्ची क्यूई उछलती, सीधे उसके हाथ से उसके सिर में जाती और अचानक उसके मस्तिष्क के अंदर आध्यात्मिक शक्ति जमा हो जाती, जिससे उसका मस्तिष्क विकसित होता और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती। ये दिव्य भावना का अभ्यास करने के तरीकों में से एक था। जब चेन जियांग नीचे अभ्यास कर रहा था तो शोर कम नहीं था। पहले शांत खाई अब आवाज़ों से गूंज रही थी, जो खाई में गूंज रही थी। 2 दिनों के बाद चेन जियांग को लगा कि उसकी सच्ची क्यूई अब पूरी हो चुकी है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है, और जब तक वह अपने आत्मा सागर को खोलता है वह नश्वर भौतिक क्षेत्र दिव्य इंद्रिय क्षेत्र के 6ठे स्तर तक आगे बढ़ सकता है। सफलता पाने के लिए किसी को अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रबल होना चाहिए। TLN दिव्य भावना शेषी को आत्मा की भावना या केवल आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि आत्मा का उपयोग कई स्थानों पर किया जाता है। मैंने दिव्य भावना का उपयोग किया, न कि आत्मा का, क्योंकि यह उचित लगा, क्योंकि दिव्य भावना का उपयोग करना आत्मा का उपयोग करने से बेहतर लगा। स्तर 6 की दहलीज को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली। 2 दिनों के अभ्यास के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कितना अत्याचारी था, और यह सब अमर और शैतान पूल में शोधन के कारण था। चेन जियांग जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तल्लीनता से अपने शरीर के भीतर ट्रू क्यूई को संचालित किया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ते हुए उसने दोनों को मिश्रित होने दिया। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आत्मा के द्वार को महसूस किया और ट्रू क्यूई का उपयोग करके इसे खोला। ताइची दिव्य व्यायाम का गहन हृदय नियम चेन जियांग की सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति को उसकी आत्मा के अंदर छिपे आत्मा द्वार की खोज करने के लिए निर्देशित कर रहा था। जल्द ही चेन जियांग ने एक सुनहरा दरवाज़ा देखा, जैसे कि वह उसकी आंखों के ठीक सामने था। दरवाज़ा देखने का मतलब था कि दिव्य इंद्रिय क्षेत्र उसके ठीक सामने था, मोहों के बीच में सघन था और एक विचार के साथ आगे बढ़ रहा था। नीला सच्चा क्यूई अचानक एक पंजे में बदल गया, फिर एक गंभीर नीला ड्रैगन में। नीला ड्रैगन में तब्दील हुआ सच्चा क्यूई एक भयंकर दहाड़ता हुआ उस सुनहरे दरवाजे से टकराया। जैसे ही नीला ड्रैगन दरवाजे से टकराया, वह एक धमाकेदार ध्वनि के साथ बाहर की ओर उड़ गया। चेन जियांग ने एक चमकदार सुनहरी आभा देखी। उसी समय उसने अपनी आंखें खोली और उसके शरीर के हर हिस्से में एक सख्त ट्रू क्यूई बह गई, और वह आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। ट्रू क्यूई के 5 तत्व उसके शरीर के अंदर से हिंसक रूप से बाहर निकले, भयंकर हवा को ऊपर उठाया और चारों दिशाओं में उड़ा दिया। क्या यह नश्वर मार्शल क्षेत्र का 6ठा स्तर है? चेन जियांग ने अपनी आंतरिक जोरदार और दुर्जय ट्रू क्यूई को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, साथ ही साथ अपनी दिव्य भावना को जारी किया, और चारों ओर परेशानी का मामूली संकेत उसकी मुट्ठी में था। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराया, इस बार मैं उस चाल का उपयोग कर सकता हूँ। उसकी पीठ के पीछे अचानक आग की लपटें फूटती हुई दिखाई दे रही थीं। लपटें उसकी पीठ के पीछे उठती हुई विशालकाय पंखों की जोड़ी में बदल गईं। एक चमक के साथ आग की लपटें फूट पड़ीं और गर्मी की लहरें उठीं, जो फीनिक्स पंखों की जोड़ी की तरह दिख रही थीं। सिंदूर पक्षी अग्निपंख, उड़ो! चेन जियांग की हंसी फूट पड़ी जैसे ही उसके अग्निपंख ऊपर की ओर फड़फड़ाए, और कुछ ही समय में उसका सिलहुट काले मृत्यु क्यूई में चला गया। यहीं पर नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर ने अपनी शक्ति दिखाए। आंतरिक सच्ची क्यूई को शक्तिशाली दिव्य भावना के साथ नियंत्रित करके इसे ठोस बनाए रखने के लिए चेन जियांग की आंतरिक सच्ची क्यूई को बाहर जारी किया जा सकता है, पंखों में परिवर्तित किया जा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। चेन जियांग अमर और शैतान चट्टान के ऊपर खड़ा था। उसने अपने वर्मिलियन बर्डफायर विंग्स को दूर रख दिया था। ट्रू क्यूई को पंखों में बदलने के लिए बहुत उच्च श्रेणी की तकनीक की आवश्यकता थी। उसने ताइची दिव्य व्यायाम का अभ्यास किया, जिसमें निश्चित रूप से इस प्रकार की मार्शल तकनीकें शामिल थीं। जैसे ही चेन जियांग अमर और शैतान चट्टान के शीर्ष पर पहुंचा, उसने नीचे से लड़ाई की आवाज़ें सुनी। हालांकि दूरी काफ़ी थी, लेकिन वह अपनी दिव्य इंद्रियों के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। चेन जियांग तुरंत उस ओर उड़ने लगा। अगर यह सिर्फ एक साधारण लड़ाई होती तो वह ज़रा भी ध्यान नहीं देता, लेकिन लड़ाई की आवाज़ें बहरा कर देने वाली थीं और बड़े प्रभाव पैदा कर रही थीं। चेन जियांग ने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि यह कोई साधारण मार्शल युद्ध नहीं था। चेन जियांग चुपचाप हवा में उड़ता हुआ एक जंगल के सामने पहुंचा। वहां उसने 2 खूबसूरत किशोरों को 5 काले कपड़े पहने हमलावरों के सामने खड़ा देखा। दोनों काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन उनकी ताकत संतोषजनक थी। वे 5 काले वस्त्र पहने लोगों की चाकू की तकनीक से मेल खा रहे थे, लेकिन उनकी सच्ची क्यूई पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। अगर वे देरी करते रहे तो वे निश्चित रूप से 5 काले वस्त्र पहने लोगों द्वारा मारे जाएंगे। यह जू परिवार की काल्पनिक तलवार तकनीक लगती है, जहां तलवार से निकलने वाली आभा भ्रम पैदा करती है, जिससे विरोधियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। चेन जियांग ने अपने जीवनकाल में विभिन्न मार्शल आर्ट पुस्तकें पढ़ीं और एक नज़र में ही तलवार की शैली को तुरंत पहचान सकता था। ये जानने के बाद कि वे जू परिवार के सदस्य थे, चेन जियांग चुपचाप नहीं बैठ सका। आखिरकार जू जियानिक्सियन उनकी मंगेतर थीं। इसके अतिरिक्त चेन और जू परिवारों के बीच भी घनिष्ठ संबंध थे।
ध्यान रहें, चेन जियांग चिल्लाया। उसका शरीर एक नीले इंद्रधनुष की तरह लग रहा था क्योंकि वह हंगामे की ओर उड़ रहा था। उसका हाथ एक ड्रैगन के पंजे में बदल गया और वह सीधे काले वस्त्र पहने हुए आदमी के सिर की ओर बढ़ गया। वह उसी क्षण दहाड़ उठा जब उसके मुंह के अंदर से एक नीला सच्चा क्यूई तरंग निकली जिसने काले वस्त्र पहने हुए आदमी को ढक लिया। नीला ड्रैगन दहाड़ के साथ चेन जियांग के नीला ड्रैगन पंजा ने काले वस्त्र पहने हुए आदमी के सिर को पकड़ लिया। एक पल में काले वस्त्र पहने हुए आदमी की खोपड़ी हड्डी और मांस के टुकड़ों में बिखर गई। पागल क्रूर बल के इस अचानक दृश्य ने शेष 4 काले वस्त्रधारी पुरुषों और 2 जू परिवार के सदस्यों को स्तब्ध कर दिया। एजियो ड्रैगन की महिमा के साथ सन्निहित ट्रू क्यूई ने उनके दिलों को भय से झकझोर दिया। बेशक उनके लिए सबसे चौंकाने वाली चीज़ वह मार्शल तकनीक थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चेन जियांग द्वारा काले वस्त्र पहने व्यक्ति की खोपड़ी तोड़ने के बाद ड्रैगन का पंजा तुरंत ही एक मुट्ठी में बदल गया और दूसरे काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर वार करने लगा। एक पल में उसने दर्जनों बार वार किया जिससे हवा जैसी प्रतिरूप बन गए। वे विस्मित काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर सीटी बजाते हुए भेजे गए। वार उसके शरीर पर जोरदार तरीके से हुए और वार के बाद विस्फोटों की एक श्रृंखला निकली। ये तूफान मारने वाली मुट्ठी थी। चेन जियांग की सच्ची क्यूई अब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी और इसलिए स्टॉर्म किलिंग फिस्ट डालना काफ़ी सरल और आसान था। उसे सच्ची क्यूई की खपत के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी और प्रत्येक मुट्ठी की विस्फोटक शक्ति अभूतपूर्व थी। इसका विरोध करना काफ़ी मुश्किल था, इस तथ्य का जिक्र किए बिना कि वह इस तकनीक का इस्तेमाल कई बार कर सकता था। कुछ ही पलों में चेन जियांग ने एक और काले वस्त्रधारी व्यक्ति को हरा दिया। उस प्रदर्शन के बाद जू परिवार के 2 किशोरों ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी तलवारों से हमला करना जारी रखा। चेन जियांग के लड़ाई में शामिल होने के बाद शेष काले वस्त्रधारी पुरुषों ने अपनी 2 हार देखने के बाद पीछे हटना शुरू कर दिया। वे जल्द ही मारे गए और गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। बचाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वरिष्ठ भाई, एक थोड़े लंबे किशोर ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा। इसे छोटा भाई जूमिंग कहा जाता है। जू जिलांग, दूसरे किशोर ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा, बचाव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महान भाई। हालांकि चेन जियांग केवल 16 साल का था, वह बहुत बड़ा और लंबा था, इसलिए वह अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व दिखता था। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मुझे चेन जियांग कहा जाता है। हमारे चेन और जू परिवार की कई पीढ़ियों से दोस्ती रही है, इसलिए यह जरूरी है, चेन जियांग ने भी विनम्रता से जवाब दिया। इससे जू मिंग और जू जिलांग का चेहरा बदल गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनका उद्धारकर्ता चेन जियांग होगा। जू परिवार में काफ़ी प्रसिद्ध थी क्योंकि स्वर्ग की उनकी प्यारी बेटी जू जियानिक्सियन चेन जियांग की मंगेतर थी। हालांकि जू परिवार के कई जूनियर चेन जियांग के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वे जानते थे कि चेन जियांग में मार्शल प्रैक्टिशनर की आध्यात्मिक नस नहीं थी। इसलिए वे चेन जियांग की ताकत के प्रदर्शन से हैरान थे। क्या तुम सच में चेन जियांग हो? जू मिंग को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगा। चेन जियांग ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, आप दोनों को हमारे चेन परिवार के भोज में शामिल होने के लिए यहाँ होना चाहिए, है ना? जू मिंग और जू जिलांग ने सिर हिलाया। हालांकि वे अनिश्चित थे, उन्होंने चेन जियांग से अब और सवाल नहीं किया। आखिरकार यह अशिष्टता होगी। ये व्यक्ति उनका उद्धार करता था। इन लोगों का मूल क्या है? वे आपकी हत्या क्यों करना चाहते थे? चेन जियांग ने जमीन पर पड़े 3 घायल काले वस्त्रधारी लोगों को देखा। जू मिंग ने कहा, वे एक अज्ञात संगठन के हत्यारे हैं। उनकी ताकत नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर होनी चाहिए। हम उनसे रास्ते में मिले। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू मिंग और जू जिलांग ने बाकी तीनों का सिर काट दिया। उन्होंने उनके पास से कुछ भी नहीं निकाला और उनका उनसे पूछताछ करने का भी इरादा नहीं था। चूंकि ये हत्यारे विशेष रूप से प्रशिक्षित थे, इसलिए वे मरने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। महान भाई चेन, आपको नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश करना चाहिए था, अन्यथा आप आसानी से उन 2 काले पोशाक वाले लोगों को नहीं मार सकते थे। जू मिंग ने चेन जियांग के अचानक दौड़ने और कैसे उसने 2 काले पोशाक वाले लोगों को तुरंत मार डाला के बारे में सोचा। कोई भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वे चेन जियांग का सम्मान करते थे क्योंकि हालांकि वे उससे बहुत बड़े थे, फिर भी वह उनसे अधिक शक्तिशाली था। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मैं अभी अभी टूटा हूँ। चेन ने ट्रू क्यूई लपटें छोड़ी और लाशों को जला दिया। इससे जू मिंग और जू जिलांग थोड़ा हैरान हुआ। सच क्यूई लपटें एक कीमियागर ज्वाला थी। इस बार वे समझ गए कि क्यों चेन जियांग में याओ परिवार की प्रतिभा की चुनौती को स्वीकार करने का साहस था। जू जिलांग के चेहरे पर शर्म की लकीर थी जब वह बोल रहा था, महान भाई चेन, मुझे सच में नहीं लगा कि तुमने इतने समय तक अपनी ताकत छिपाई थी। पहले मैं हमेशा तुम्हें नीची नज़र से देखता था, कृपया मुझे माफ़ कर दो। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आखिरकार इस दुनिया में ताकत सबसे पहले आती है। ठीक है, क्या शियानिक्सियन भोज में शामिल होने आ रहा है?
जू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वह आपके और याओ परिवार की प्रतिभा के बीच चुनौती का कारण है, वह कैसे नहीं आ सकती। कोई आश्चर्य नहीं कि इस छोटी लड़की के दिल में केवल महान भाई चेन है और अपनी पसंद पर इतना भरोसा है। चेन जियांग अवाक रह गया, उसने नहीं सोचा था कि जू जियानिक्सियन वाकई अपनी चुनौती याओ परिवार के प्रतिभाशाली लोगों तक पहुंचाएगा। शुरू में उसने ये कहा भी था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह चुनौती इतनी जल्दी आ जाएगी। महान भाई चेन, याओ परिवार का वह प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत चालाक है। यद्यपि आप मजबूत हैं, चुनौती उसके द्वारा जारी की गई है, इसलिए वह निश्चित रूप से कीमिया में प्रतिस्पर्धा करेगा। उसकी ताकत शायद कमजोर भी नहीं है, ये हमेशा एक रहस्य रहा है, जू मिंग ने कहा। जू जिलांग ने सिर हिलाया और कहा, मैंने उस लड़के को देखा है, वह बहुत घमंडी है। पहले उसे हमारे जू परिवार में आमंत्रित किया गया था, और वह पहले से ही छोटी बहन जियानिक्सियन को देख रहा था और अन्य लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता था। हालांकि उसकी कीमिया शानदार है, इसलिए कुलपति और बुजुर्गों ने उसे सहन किया। इसलिए वे जियानिक्सियन और उस लड़के को शादी में मिलाना चाहते हैं। चेन जियांग ने याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में पहले ही सुन रखा था। वह बहुत घमंडी और घमंडी माना जाता था, लेकिन कई लोगों को यह स्वाभाविक लगता था क्योंकि वह सबसे कम उम्र के कीमियागरों में से एक था। सामने वहू शहर की चहल पहल थी। चेन जियांग और जू मिंग ने दूर से घोड़ों की एक टोली को वहू शहर की ओर धीरे धीरे बढ़ते देखा। घोड़ों और गाड़ियों की यह टोली बहुत भव्य थी। कुल 5 आलीशान घोड़ागाड़ियां थीं और प्रत्येक को 8 घोड़े खींच रहे थे, लेकिन एक गाड़ी के दल में एक आदमी घोड़े पर सवार था जो बहुत ही प्रभावशाली और ठंडा लग रहा था। उसके पूरे चेहरे पर स्लॉटर क्यूई की झलक थी और एक नज़र में कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह एक अंगरक्षक था। याओ परिवार के सदस्य वाकई असाधारण हैं, चेन जियांग ने कहा जब उसने घोड़ा गाड़ी पर बढ़ा याओ प्रतीक देखा, जबकि उन अंगरक्षकों के शानदार कपड़ों पर भी याओ का प्रतीक था। याओ परिवार की शैली हमेशा से हाई प्रोफाइल रही है। तुम तीनों जल्दी से अपना नाम बताओ, नहीं तो हम तुम लोगों को हत्यारा मानकर निपटेंगे। अचानक गाड़ीवानों की टोली से भयंकर चिल्लाहट आई। इससे चेन जियांग और जू मिंग नाराज हो गए। उसी समय उनके जवाब के ठीक बाद एक लंबी दोधारी तलवार अचानक तीर की तरह आई। उसके ऊपर जोरदार ट्रू क्यूई दिखाई दी और वह चेन जियांग की ओर उड़ रही थी। चेन जियांग ने जल्दी से कुछ कदम उठाए, उसका हाथ ड्रैगन के पंजे जैसा था। ये बिजली की तरह चमक उठा। उसने उड़ती हुई तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और अचानक एक शक्तिशाली क्यूई विस्फोट हुआ। तलवार से सच्ची क्यूई को रोकते समय चेन जियांग का हाथ ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो थोड़ा हिली। वह एक पहाड़ की तरह दृढ़ता और स्थिरता से खड़ा था। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं चेन जियांग हूँ, चेन परिवार का सदस्य। तुम कौन हो? जल्दी से अपना नाम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें हत्यारा मान लूंगा। ये घोषणा जू मिंग और जू ने की जिलांग का दिल कांप उठा। चेन जियांग स्पष्ट रूप से याओ परिवार की गाड़ी के प्रति उत्तेजक था। ये ज्ञात होना चाहिए कि याओ परिवार ने अपने परिवार की प्रतिभा की रक्षा के लिए कई विशेषज्ञों को भेजा था। केवल वह उड़ती हुई तलवार ही उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। यदि चेन जियांग की जगह वे वहां खड़े होते तो वे निश्चित रूप से उस तलवार को रोक नहीं पाते। भाई जियांग, दोनों पक्षों के बीच चुप्पी के दौरान गाड़ी के अंदर से एक मीठी और कोमल आवाज आई। अचानक एक पतली सी आकृति चौंका देने वाली गति से उड़ती हुई बाहर आई। अच्छी नज़र के बिना कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति की शक्ल नहीं देख पाएगा। हालांकि चेन जियांग स्पष्ट रूप से बता सकता था कि यह जू था जियानिक्सियन। हेर किंग गोंग ने दक्षता के उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया था। चेन जियांग भी आश्चर्य में पड़ गए। TLN किंग गोंग चकमा देने और चाल के लिए चीनी मार्शल तकनीक। जू जियानिक्सियन की हरकतें ऐसी लग रही थीं मानो वह सिर्फ जमीन को छू रही हो। एक ही सांस में वह 100 फीट आगे बढ़ गई और चेन जियांग और बाकी लोगों के सामने पहुंच गई। एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने कहा, जियाओ क्यू, जियाओ बा, तुम भी यहाँ हो? जू मिंग और जू जीलन दोनों ने नाक भान से कुड़ी। जैसे ही जू मिंग ने कहा, छोटी बच्ची, तुम्हें हमें बाहरी लोगों के सामने ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा हम सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा कैसे दिखा पाएंगे। जू जियानिक्सियन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर प्यार से हंसी, जिससे उसके मीठे और कोमल गालों पर 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए। यह एक सुंदर और हृदय विदारक अभिव्यक्ति थी। जू को दबाने से खुद को रोक नहीं सका। जियानिक्सियन के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान और हंसी के साथ कहा, तुम अपने पति के दुश्मनों के साथ कैसे रह सकती हो? अभी अभी मैं उन लोगों के समूह द्वारा लगभग मार डाला गया था। जू जियानिक्सियन ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि भाई जियांग बहुत दुर्जय है। वह तलवार याओ परिवार के एक बुजुर्ग ने फेंकी थी। चेन जियांग को याद आया कि पिछला ट्रू क्यू विस्फोट वास्तव में काफी भयावह था। इसकी शक्ति कम से कम मॉर्टल मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर थी। हालांकि उसने ट्रू क्यू के सभी 5 तत्वों का अभ्यास किया ताकि वह आसानी से इसे हरा सके। याओ परिवार की गाड़ी रुक गई क्योंकि कई लोग घोड़ा गाड़ी से उतर गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे चेन जियांग के एक तरफ हटने का इंतजार कर रहे थे।
भाई जियांग, हमें चलना चाहिए, जू जियानजियान ने धीरे से कहा। नहीं, यह आवश्यक नहीं है। चेन जियांग ने बेरहमी से फेंकी गई तलवार को याद करते हुए गाड़ीवान दल की ओर ठंडी निगाह से देखा और उसके दिल में गुस्सा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वे अन्यायपूर्ण तरीके से मारे जाते। चेन परिवार जूनियर, आओ और याओ परिवार के बुजुर्ग को सलाम करो, गाड़ी के पास इंतजार कर रहे एक व्यक्ति ने चिल्लाया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को सलामी नहीं देने जा रहा हूं जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। इसके अलावा मेरे चेन परिवार में एक भी नियम नहीं है जो मुझे याओ परिवार के किसी बुजुर्ग को सलामी देने का निर्देश देता हो, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जू मिंग और जू जीलियांग को अचानक चेन जियांग की प्रशंसा हो गई। उसने न केवल याओ परिवार के सदस्य का विरोध करने की हिम्मत की, बल्कि याओ परिवार के एक बुजुर्ग की मौजूदगी में ऐसा किया। एक बेकार अहंकारी। हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। विडंबना यह है कि अहंकार से भरी एक आवाज़ सुनाई दी। ये बहुत कमज़ोर लग रहा था, फिर भी चेन जियांग के कान तक पहुंच गया, जिससे पता चला कि इस आदमी की ताकत काफ़ी अच्छी थी। आखिरकार वे कम से कम 100 फीट अलग थे। जू शियान की भौहें सिकुड़ गईं। धीरे से खर्राटे लेते हुए उसने चेन शियांग की बाँह पकड़ ली और फुसफुसाया, उसकी परवाह मत करो। चेन जियांग ने उपहास किया। उसने उस तलवार को कसकर पकड़ लिया जिसे अभी कुछ देर पहले फेंका गया था और अपनी सच्ची क्यूई को उस पर डाल दिया और फिर तलवार को दूर खड़े उस गाड़ी दल की ओर फेंक दिया। नीली सच्ची क्यूई ने तलवार को घेर लिया। यह उड़कर बीच वाली गाड़ी के पहिए में घुस गई और एक नीली रोशनी छोड़ी, जिसके बाद एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे पहिए को चकनाचूर कर दिया। लेकिन चून की आलीशान गाड़ी में 4 पहिए थे, इसलिए ये स्थिर रही। जू मिंग, जू जिलांग और जू जियानिक्सियन अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग बार बार याओ परिवार के सदस्यों को भड़काएगा। चेन जियांग की तलवार फेंकने से उन्हें भी बहुत झटका लगा। इसमें लगाई गई दुर्जय ताकत वास्तव में उस तलवार के बराबर थी जिसे याओ परिवार के बुजुर्ग ने एक पल पहले फेंका था। माफ़ करना, मैंने अभी अभी तलवार लौटाई है, लेकिन उसे लेने के लिए कोई नहीं आया, चेन जियांग ने धीमे स्वर में कहा। हालांकि उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में फैल गई और उत्तेजना से भरी हुई थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो, याओ त्यानहुआ गुस्से से चिल्लाया, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोका जा रहा हो। गाड़ी दल आगे बढ़ता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे पिता अभी भी गाड़ी के अंदर हैं, मुझे उनके साथ जाना है। शायद मुझे भविष्य में उनके पास रहने का अवसर न मिले, जू जियानिक्सियन ने परेशान स्वर में कहा। उसके खूबसूरत चेहरे पर कुछ हद तक चिंताजनक भाव दिखाई दे रहा था। चेन जियांग ने उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, जाओ। जू जियानिक्सियन भाग गई। चेन जियांग ने विचारपूर्वक उसकी पीठ की ओर देखा और पूछा, भविष्य में उसे अपने पिता के साथ जाने का अवसर क्यों नहीं मिलेगा? जू मिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बड़े भाई चेन, क्या तुमने अमर पहाड़ों के अंदर उन मार्शल आर्ट संप्रदायों के बारे में सुना है? ये छोटी लड़की शायद उन मार्शल आर्ट संप्रदायों से प्रभावित होगी और उनमें से एक में दाखिला लेगी। संप्रदायों में शक्तिशाली मार्शल विशेषज्ञों की संख्या आसमान में बादलों जितनी ही प्रचुर थी। कई मार्शल कलाकार अपने पूरे जीवन में वहां जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन जाने का सबसे अच्छा समय बचपन के दौरान होता था। यदि आप उन संप्रदायों में प्रवेश करना चाहते हैं तो नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर आगे बढ़ने के बाद आवेदन करना सबसे अच्छा है, अन्यथा आप उसके साथ ठीक से नहीं जा पाएंगे, सू मेयाओ ने अचानक कहा। चेन जियांग की उन संप्रदायों में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा थी। आखिरकार एक बार जब वह वहां पहुंच गया तो वह बहुत अधिक दुर्जय मार्शल कलाकारों की ताकत का अनुभव करने में सक्षम हो जाएगा। आत्मा क्यूई भी वहां समृद्ध थी जो उसे अपनी यिन और यांग दिव्यशिरा की पूरी क्षमता प्रदर्शित करने की अनुमति देगी। चेन जियांग, जू मिंग और जू के साथ जिलांग ने वोहू शहर में प्रवेश किया। जू परिवार के पास अंदर कुछ दुकानें थीं, इसलिए उन्होंने चेन जियांग के साथ चेन परिवार के विला में जाने के निमंत्रण को ठुकरा दिया। चेन परिवार का विला अंदर से काफ़ी चहल पहल भरा था। भोज में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। चेन जियांग ने जल्दी से अपने पिता का अभिवादन किया और फिर अपने घर लौट गया। मेरी वर्तमान साधना नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। मुझे लगता है कि अब मैं मध्य श्रेणी के नश्वर स्तर के दानों को परिष्कृत करना शुरू कर सकता हूँ। चेन जियांग ने उन 2 खूबसूरत लड़कियों को देखा जो सुगंधित चाय पी रही थीं। बाई यूयू ने कहा, हालांकि मैं एक कीमियागर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि नश्वर स्तर के दानों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत महंगी है। यदि आप उन्हें परिष्कृत करना चाहते हैं तो आपको बड़ी मात्रा में आत्मा के सिक्के भी खर्च करने होंगे। सू मियाओ ने हल्के से चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। क्या आपके पास नर्क स्पिरिट ग्रास और 1000 साल की रक्त स्पिरिट ग्रास नहीं है? अगर ये दोनों स्पिरिट जड़ी बूटियां बिक जाएं तो आपूर्ति लागत के लिए पर्याप्त होगी। चेन जियांग ने स्पष्ट रूप से नहीं भूला था कि उसके पास ये 2 कीमती आत्मा जड़ी बूटियां हैं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बड़ी बहनों, क्या आपके पास कोई खजाना नहीं है? वर्तमान में मेरे पास कोई उपयुक्त हथियार नहीं है। सू मियाओ ने आह भरी, मेरा जादुई भंडारण हथियार दुश्मन ने छीन लिया है।
सौभाग्य से मैं एक भंडारण अंगूठी छिपाने में सक्षम था, लेकिन इसके अंदर केवल कुछ कपड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस मामले पर बात करते समय बाई यूयू का सुंदर और सुंदर चेहरा गुस्से से भर गया क्योंकि उसने गलती से चाय का कप कुचल दिया था। चेन जियांग आसानी से बता सकता था कि उस जादुई भंडारण हथियार के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। आप 4 प्रतीकों के दिव्य व्यायाम का अभ्यास करते हैं। आपके उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त हथियार 4 जानवरों के दिव्य हथियार हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना आसान नहीं है क्योंकि प्रत्येक एक दिव्य हथियार है। सू मेयाओ के शब्दों ने चेन जियांग को थोड़ा उत्साहित महसूस कराया। दिव्य हथियार, देवताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, क्या ये स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं होगा? इसके अलावा कुल मिलाकर 4 थे, लेकिन पिछले कथनों को सुनकर इन 4 जानवरों के दिव्य हथियार बेहद खास और यहाँ तक कि अलौकिक थे। बाई यूयू ने कहा, इन 4 जानवरों के दिव्य हथियारों का जन्म 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास के साथ हुआ था। हमारे शिक्षक को केवल 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास मिला, जबकि वास्तविक दिव्य हथियार बिना किसी निशान के खो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि केवल वही व्यक्ति जो 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास का अभ्यास करता है, वह 4 जानवरों के दिव्य हथियारों की मान्यता प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है। सू मेयाओ ने अपने हाथ फैलाए और कहा, हालांकि मैं 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास करती हूँ, लेकिन मेरा उन 4 जानवरों के दिव्य हथियारों को खोजने का कोई इरादा नहीं है। मुझे बस इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चेन जियांग और दोनों लड़कियां काफी देर तक बातें करते रहे। इन चर्चाओं से उसने मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। तियानहू से 10,000 स्पिरिट सिक के लिए और जल्दी से स्पिरिट डैन हॉल में पहुंच गया। वह एक मिडिल ग्रेड मॉडल लेवल डैन को परिष्कृत करने के लिए समय का लाभ उठाना चाहता था। यह न केवल याओ परिवार की प्रतिभा को हराने के लिए था, बल्कि उसे अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाने में भी मदद करना था। क्या कीमत वास्तव में 3 गुना बढ़ा दी गई थी? काउंटर के पास खड़े चेन जियांग ने स्पिरिट डैन हॉल के भगवान को देखते हुए अपनी भौहें एक साथ सिकोड़ लीं। आत्मा डैन हॉल के स्वामी ने उसकी दाढ़ी को सहलाया और कहा, यह बताई गई कीमत है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मालिक से पूछ सकते हैं। स्पिरिट डैन हॉल के मालिक। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने उनके जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना था। अतीत में क्या हॉल लॉर्ड ने जो कहा था वह मायने नहीं रखता था? आज से जब तक चेन परिवार का कोई सदस्य कोई भी दान खरीदता है, तब तक उसकी कीमत 5 गुना होगी। इस समय एक अभिमानी आवाज सुनाई दी। चेन जियांग को पता था कि यह आवाज याओ तियानहुआ की थी। स्पिरिट डैन हॉल को अप्रत्याशित रूप से याओ परिवार द्वारा खरीद लिया गया। स्पिरिट डैन हॉल अचानक शांत हो गया। हर कोई चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे किशोर को देख रहा था। वह काफी सुंदर और गोरी त्वचा वाला था। उसने शानदार सुनहरे कपड़े पहने थे और उसके पीछे 2 बूढ़े आदमी थे जिनकी निगाहें तेज थीं। उसकी आंखों में गर्व भरा हुआ था। सभी को देखते हुए उसकी नज़र आखिरकार चेन जियांग पर आकर रुकी। ये किशोर याओ परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, याओ तियानहुआ। वहू शहर के अंदर डैन सिर्फ स्पिरिट डैन हॉल में ही बेचे जाते थे। उनकी कीमतों पर अंतिम फैसला उनका ही होता था। उन्हें खरीदना या न खरीदना पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता था। अब जबकि स्पिरिट डैन हॉल पर याओ परिवार का नियंत्रण था, याओ तियानहुआ की ईर्ष्या और घृणा चेन जियांग के प्रति बढ़ गई और निश्चित रूप से चेन परिवार के प्रति नए रवैये में भूमिका निभाई। आप बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां खरीद रहे हैं। इसके अलावा अंकुर, क्या आप उन्हें परिष्कृत करने जा रहे हैं? याओ तियानहु ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा। तो क्या हुआ? क्या इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो कीमियागर बन सकते हो? चेन जियांग ने व्यंग्य किया। मैंने सुना है कि आप अच्छी सच्ची क्यूई लपटें छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें कीमिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कीमिया लपटों के मामले में बहुत ही चुस्त है। अगर आप जैसा एक गरीब बदमाश गोलियों को परिष्कृत कर सकता है तो दुनिया में इतने कम कीमियागर नहीं होंगे, याओ तियानहु ने जवाब में व्यंग्य किया। चेन जियांग के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे एक सरल योजना सूझी। हंसते हुए उसने कहा, याओ परिवार के प्रतिभाशाली ये बेचारा बदमाश वास्तव में कीमिया को अच्छी तरह समझता है। क्यों न हम शर्त लगाएं? ठीक है, अगर तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो। याओ तियानहु अचानक हंसा। तुम कीमिया समझते हो? तुम्हें शेखी बघार कर दान को परिष्कृत नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। चारा खाने वाली मछली को देखकर चेन जियांग को दिल से खुशी हुई और उसने खून से लाल रंग की स्पिरिट घास निकाली। ये स्पिरिट घास लगभग एक प्लेट के आकार की होती है और एक अजीब तरह की गंध छोड़ती है। ये 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट घास थी जो उसने चेन हाओहाई से जीती थी। इस रक्त आत्मा घास को सामने रखे जाने के बाद स्पिरिट डैन हॉल में हर कोई अपनी अभिव्यक्ति बदलने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ तक कि याओ तियानहुआ का चेहरा भी आश्चर्य से भर गया। वह याओ परिवार का जूनियर था और एक नज़र में पहचान सकता था कि यह रक्त आत्मा घास कम से कम 1000 साल पुरानी थी। यह एक बहुत महंगी स्पिरिट जड़ी बूटी थी और परिणामस्वरूप इसका कोई निर्धारित बाजार मूल्य नहीं था।
मैं इस 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास पर दांव लगाना चाहता हूँ। क्या याओ परिवार का ये युवा स्वामी मेरे साथ दांव लगा सकता है? चेन जियांग ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, जब तक मैं एक गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ, मैं जीतता हूँ। इसके विपरीत, अगर मैं एक को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं हार जाता हूँ। इतना ही सरल, ये कैसे है? क्या तुम मेरे साथ दांव लगाने की हिम्मत करते हो? चेन जियांग के रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि अतुलनीय रूप से बहुमूल्य 1000 वर्ष पुरानी आत्मा घास को बाहर लाना कोई मूल्यवान बात नहीं थी, क्योंकि उसने इसे इतनी सहजता से बाहर निकाला था। याओ त्यानहुआ का स्वभाव बहुत घमंडी था, वह अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत चिंतित रहता था। किसी भी मामले में वह निश्चित रूप से शर्त को अस्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इस बार दांव का दांव बहुत अधिक था। हालांकि वह याओ परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर भी वह इस रक्त आत्मा घास के साथ इसकी तुलना करने में असमर्थ था। चेन जियांग वास्तव में 1000 साल की रक्त आत्मा घास साथ लेकर चलता था। इस कारण बहुत से लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसे लूटने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता था। आखिरकार वोहू शहर में चेन परिवार का बहुत सम्मान था। वर्तमान में चेन जियांग के पिता चेन परिवार के कुलपति थे। चेन जियांग की स्थिति की कल्पना केवल 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास को देखकर की जा सकती है। त्यानहुआ का रंग बेहद बदसूरत हो गया था, ये देखकर चेन जियांग को अपने दिल में अच्छा लगा। उसने 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास के एक छोटे से टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यंग मास्टर याओ पहली बार वोहू शहर में आया है, इसलिए आपको नहीं पता कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। चलो इस छोटे से टुकड़े पर शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत जाता हूं, तो आपको बस मुझे बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक परिपक्व जड़ी बूटियों के 3 सेट देने होंगे। उस रक्त आत्मा घास का एक नाखून के आकार का टुकड़ा बपतिस्मा मज्जा दान सामग्री के 3 सेट के लिए पर्याप्त से अधिक था। याओ त्यानहुआ का रंग बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि उसने अपने दिल में राहत की गहरी सांस ली। जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। चेन जियांग ने ब्लड स्पिरिट ग्रास को वापस पाने के बाद तुरंत अपनी घटिया कीमिया भट्टी निकाली और स्पिरिट डैन हॉल के लॉर्ड को इसकी जांच करने दिया। भट्टी में कोई समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद चेन जियांग ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें प्रोसेस करना शुरू कर दिया। इस समय हर कोई चेन जियांग को ध्यान से देख रहा था। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कमोबेश कीमियागर बनने की इच्छा रखता था, और वास्तव में कीमिया की प्रक्रिया को देखना उनके लिए कुछ हद तक दुर्लभ अवसर था। कोई भी कीमिया की विभिन्न प्रक्रियाओं को देखने के खिलाफ नहीं था, और अगर यह कोई किशोर कर रहा हो तो भी कोई आपत्ति नहीं। चेन जियांग से सच्ची क्यूई लपटें निकलीं। स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी का बुरा चेहरा चेन जियांग द्वारा उसका प्रशिक्षु बनने से इनकार करने के कारण पछतावे से भर गया था। लपटों को देखकर वह जानता था कि यह कीमिया के लिए सबसे उपयुक्त ज्वाला थी। लपटों को देखने के बाद याओ त्यानहुआ अपने चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव लिए हुए भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने दिल में कोसा, धिक्कार है बदमाश, वह अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से छिपा रहा है। चेन जियांग की कुशल हरकतों और शांत नज़र को देखकर याओ त्यानहु ने चुपके से अपने दांत पीस लिए। उसने तय कर लिया था कि चेन जियांग को कीमिया के मामले में कुछ हद तक अनुभव था, इसके अलावा यह उससे भी बदतर नहीं था। चेन जियांग निश्चित रूप से क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने में सबसे कुशल था। इस गोली को परिष्कृत करना न केवल आसान था, बल्कि इसके लिए बहुत कम जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। अगर किसी के पास अपनी लपटों पर अच्छा नियंत्रण होता, तो वह एक साथ कई गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। जब भीड़ ने चेन जियांग के चेहरे पर सुकून भरा भाव देखा, तो वे चकित रह गए। उन्होंने पहले कभी किसी को इतनी इत्मीनान से डैन को परिष्कृत करते नहीं देखा था। अनजाने में ही 1 घंटा बीत गया। चेन जियांग के थोड़े गंभीर चेहरे को गायब होते देखने के बाद सभी को पता चल गया कि चेन जियांग ने शोधन के सबसे महत्वपूर्ण चरण को पार कर लिया है। हो गया। चेन जियांग ने अपनी कीमिया भट्टी का ढक्कन खोला। हॉल के अंदर हर्बल खुशबू फैल गई। हर कोई आया और भट्टी के चारों ओर भीड़ लगा दी और सिंडी को घूरने लगा। उन्होंने देखा कि सफ़ेद धुंध धीरे धीरे 5 बर्फ की सफ़ेद गोलियों के चारों ओर घूम रही थी। भीड़ ने गहरी सांस ली। चेन जियांग ने वास्तव में क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत किया था। स्पिरिट डैन हॉल के भगवान का चेहरा जम गया। अपने सामने उन 5 क्वेंचिंग बॉडी डैन को देखकर यकीन करना मुश्किल था। वह एक कीमियागर भी था, इसलिए वह इन क्वेंचिंग बॉडी डैन की गुणवत्ता को उनके रंग और सुगंध से स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। फिर भी क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता का था और केवल थोड़े समय में परिष्कृत किया गया था, इसके अलावा इस घटिया गुणवत्ता वाली कीमिया भट्टी से अधिकांश लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके कि इसे 16 साल के बच्चे द्वारा परिष्कृत किया गया था। याओ त्यानहु का गोरा और सुंदर चेहरा बदसूरत होने लगा। उसके चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी सी फड़कने लगी थीं। वह चेन जियांग की कीमिया तकनीक से भी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में एक और युवा कीमियागर भी है जो उसके बराबर है। चेन जियांग ने 5 शरीर को शांत करने वाले दान अपनी हथेली पर रखे।
कैंडी खाने की तरह उसने उन्हें अपने मुंह में डाला। मुस्कुराते हुए उसने याओ त्यानहुआ से कहा, अब क्या आप कृपया मुझे बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान के लिए वे जड़ी बूटियां दे सकते हैं। चेन जियान को ताज़ी रिफाइंड क्वेंचिंग बॉडी डांस खाते हुए देखकर हर किसी के मुंह के कोने फड़कने लगे और उन्होंने चेन जियान के विलक्षण कौशल को कोसा। वे चाहते थे कि वे उसे बेरहमी से अपने पैरों से रौंद सकें। डांस को स्नैक्स की तरह खाने से उन्हें बहुत भारी झटका लगा। क्या सभी कीमियागर आमतौर पर डांस को कैंडी की तरह खाते हैं? चेन जियांग ने 5 शमन शरीर दान को अपनी हथेली पर रखा। कैंडी खाने की तरह उसने उन्हें अपने मुंह में डाल लिया और मुस्कुराते हुए उसने याओ त्यानहुआ से कहा, अब आप मुझे बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान के लिए वे जड़ी बूटियां दे सकते हैं। स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी के दोनों हाथ कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने चेन जियांग को जड़ी बूटियों के 3 सेट दिए थे। आश्चर्य से देखते हुए उन्होंने पूछा, क्या आप बपतिस्मा देने वाले मज्जा डैन को परिष्कृत करने की कोशिश नहीं करने जा रहे हैं? चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया। हर चीज़ के लिए एक पहली बार होता है और वे हमेशा बुरी चीज़ें नहीं होती हैं। आपका स्पिरिट डैन हॉल अब इन डैन को इतनी महंगी कीमत पर बेच रहा है, इसलिए मैं केवल अपने खुद के डैन को परिष्कृत करने का सहारा ले सकता हूँ। चेन जियांग ने जड़ी बूटियां प्राप्त की और जाने के लिए मुड़ा। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अपना सिर पीछे घुमाया और याओ त्यानहुआ से कहा, युवा मास्टर याओ, कुछ दिनों बाद हमारी कीमिया प्रतियोगिता का समय आ जाएगा। उस समय मुझे उम्मीद है कि आप जुए के दांव को बढ़ाने में सक्षम होंगे और वास्तव में मेरे साथ शर्त लगाएंगे। चूंकि यह एक प्रतियोगिता है, इसलिए इसमें थोड़ा और जोश और मज़ा होना चाहिए। उस समय मैं भी दांव बढ़ाऊंगा। यदि आप उनका मुकाबला करने में असमर्थ हैं तो आपको मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। चेन जियांग अपने शरारती शब्दों के साथ हॉल में चला गया। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर हर कोई अचानक उसकी शर्तों के बारे में चर्चा करने लगा। 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास एक शर्त के रूप में स्वर्ग को भी डराने में सक्षम थी, मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, और वह अभी भी शर्त बढ़ाना चाहता था। TLN, बहुत अतिशयोक्ति स्माइली फेस। याओ त्यानहुआ ने गुस्से से ठंडी सांस ली और फिर ऊपर की ओर चला गया। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर इसके स्वामी ने बड़बड़ाते हुए कहा, असंभव। वह केवल 16 वर्ष का है। उसके लिए बपतिस्मा देने वाले मज्जा डैन को परिष्कृत करना असंभव होगा। चेन जियांग का मूड बपतिस्मा मज्जा दान सामग्री के 3 सेट मुफ्त में पाकर बहुत अच्छा था। जल्द ही वह बपतिस्मा मज्जा दान को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा। छोटे शैतान, नाव को खाई में मत मोड़ो। सावधान रहना बेहतर है, सुमेयाओ ने उसे याद दिलाया। अन्य चीज़ों की तुलना में कीमिया वास्तव में उबाऊ है। आपको बस जाना चाहिए और उसे टुकड़ों में काट देना चाहिए। बाई यूयू की डरावनी आवाज़ आए। ये कथन सुनकर चेन जियांग कांपने से खुद को नहीं रोक सका। वह जानता था कि बाई यूयू एक अद्वितीय शैतानी महिला थी जो शैतानी अभ्यास कर रही थी। अचानक वह अब बाई यूयू के शैतानी अभ्यास का अभ्यास नहीं करना चाहता। चेन जियांग चेन फैमिली विला में लौट आया। उसने चेन त्यानहु से पूछताछ की और पता चला कि जू और जू दोनों ही एक दूसरे के साथ थे। जियानिक्सियन और उसके पिता सिटी लॉर्ड्स विला में मेहमान के तौर पर रह रहे थे। इसके अलावा वहू शहर के कई अन्य परिवार अक्सर उनसे मिलने आते रहते थे। ये जानना ज़रूरी है कि जू जियानशियान के पिता के कई संबंध थे। चेन जियांग गुप्त भूमिगत पत्थर के कमरे में पहुंचे। बपतिस्मा मज्जा दान को परिष्कृत करने के लिए उसे पहले ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी और उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। पैकेज खोलते हुए सू मेयाओ ने अपनी उत्साही चिकनी उंगलियों में जड़ी बूटियों को घुमाया और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। 50 वर्षीय रक्त जिनसिंग, 50 वर्षीय आत्मा पत्ती घास, गहरा मौलिक फल और यांग अग्नि फूल। इन 4 जड़ी बूटियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बाकी के लिए वे साधारण गुणवत्ता के हैं, लेकिन बपतिस्मा मज्जा दान के शोधन को प्रभावित नहीं करेंगे। चेन जियांग ने एक सफ़ेद फल उठाया जो अखरोट के आकार का था और एक छोटा सा फूल उठाया जो सूरजमुखी जैसा था। ये क्रमशः प्रोफाउंड एलिमेंटल फ्रूट और यांग फायर फ्लावर थे। उनकी कीमतें बहुत महंगी थीं क्योंकि उन्हें पकने में दर्जनों साल लग गए थे। सुमेयाओ और बाई यूयू पूरे दिन रिंग के अंदर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता वे बाहर आ जाते। साथ ही वे अक्सर चेन जियांग के साथ बातचीत करते थे जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं होती थी। चेन जियांग को भी यह अच्छा लगता था जब दोनों खूबसूरत सुंदरियां समय समय पर सामने आती थीं। आखिरकार वे बहुत खूबसूरत थीं और उनके दिखने मात्र से ही लोगों को सुखद और खुशी महसूस होती थी। इन दोनों सुंदरियों के साथ रहना एक बहुत ही शानदार अवसर था। बहन मियाओ, अगर मैं बपतिस्मा मज्जा दान के लिए जड़ी बूटियों को परिपक्व करने के लिए ड्रैगन लार व्यायाम का उपयोग करता हूं, तो आपको लगता है कि इसमें कितना समय लगेगा? चेन जियांग ने पूछा। वह जानता था कि बपतिस्मा मज्जा दान के लिए जड़ी बूटियों को कम से कम दर्जनों साल पुराना होना चाहिए। सू मेयाओ ने अपनी सुंदर आंखें घुमाई और कहा, इसमें शायद 10 दिन लगेंगे। अब आप नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर पर हैं। अब आप ड्रैगन लार व्यायाम की क्षमताओं का अधिक उपयोग कर सकते हैं।
सिर्फ 10 दिन में ही स्पिरिट जड़ी बूटियां दर्जनों साल तक परिपक्व हो जाती हैं। इससे चेन जियांग को बहुत आश्चर्य हुआ। सू मेयाओ ने कहा, अब शोधन शुरू करो। बपतिस्मा मज्जा दान को परिष्कृत करते समय आपको 2 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, क्योंकि दान बनाने के लिए अधिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक जड़ी बूटी में ज्वाला प्रतिरोध के विभिन्न स्तर होते हैं, इसलिए आपको अपनी लपटों को बहुत सटीक रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप कुछ सहायक जड़ी बूटियों को न जलाएं। दूसरा, जब गोली को ठोस बनाने और जमने का समय आता है तो आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि आपने उस समय गोली के सार को समझ लिया है। चेन जियांग ने हर शब्द को याद करने की कोशिश की। फिर वह उस खूबसूरत महिला की ओर मुड़ा जिसने इतनी भी सुंदर नहीं दिखाई थी और पूछा, बहन यू यू, क्या तुम रिंग के अंदर वापस जा सकती हो? तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ठंडी क्यूई मेरी लपटों पर मेरे नियंत्रण को प्रभावित करेगी। बाई यूयो का चेहरा तुरंत और भी ठंडा हो गया, जिससे चेन जियांग ने जल्दी से कहा, बहन यूयो, आप बेहद खूबसूरत हैं। अगर यह आखिरी उपाय न होता तो मैं कभी नहीं चाहता कि आप जैसी तेजस्वी सुंदरता किसी अंगूठी के अंदर वापस आए। सू मियाओ ने यह सुना और बार बार हंसने लगी। सुंदर वरिष्ठ बहन, इस छोटे लड़के को डराओ मत। उसे शांति से अपने दान को निखारने दो। रिंग में वापस लौटने से पहले बाई यूयू की ओर से एक हुंफ की आवाज़ सुनी जा सकती थी। चेन जियांग ने बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जो एक मध्यम श्रेणी का नश्वर स्तर का दान है। एक गोली 5000 स्पिरिट सिक्कों में बेची जा सकती थी। चूंकि स्पिरिट डैन हॉल की कीमतें अब बढ़ गई थीं, इसलिए इसे संभवतः 10,000 स्पिरिट सिक्कों में बेचा जा सकता था, जो 1 मिलियन छोटे स्पिरिट सिक्कों के बराबर था। जड़ी बूटियों को भट्टी के अंदर रखने के बाद चेन जियांग ने अपनी लपटें छोड़ीं, साथ ही साथ कीमिया भट्टी के अंदर की लपटों और तापमान को नियंत्रित किया। उन जड़ी बूटियों को इष्टतम तापमान पर पकाने और उनकी संबंधित आत्मा क्यूई को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र का तापमान थोड़ा भिन्न होता है। बपतिस्मा मज्जा दान के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों का उपयोग करना आसान नहीं था। चेन जियांग को प्रत्येक जड़ी बूटी की विशेषताओं को समझने और उनकी अग्नि प्रतिरोध की डिग्री की पहचान करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। इस समय भट्टी के अंदर एक रंगीन स्पिरिट क्यूई बह रही थी। ये स्पिरिट क्यूई उन स्पिरिट जड़ी बूटियों द्वारा सच्ची लपटों के माध्यम से उनके पकाने के दौरान जारी की गई थी। स्पिरिट डैन के निर्माण में ये मुख्य सामग्री थीं। जड़ी बूटियां धीरे धीरे हर्बल पाउडर में बदल रही थीं। चेन जियांग की दिव्य भावना धीरे धीरे हर्बल पाउडर के चारों ओर लिपट रही थी। इस समय जब तक ये हर्बल पाउडर और जारी हर्बल क्यूई एक साथ मिल जाते, वह डैन को सफलतापूर्वक जमा सकता था। सब कुछ ठीक ठाक शुरू हुआ, लेकिन अंतिम चरण में चेन जियांग को पसीना आ रहा था। यह हर्बल क्यूई बहुत क्रूर प्रकृति का था, जिससे विभिन्न प्रकारों को एक साथ मिलाना बहुत मुश्किल हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि बपतिस्मा मज्जा दान को परिष्कृत करने से पहले दिव्य भावना एक आवश्यकता है। इन आत्मा जड़ी बूटियों की हर्बल क्यूई को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, चेन जियांग ने पालन करते हुए सोचा। फिर उसने अपनी आत्मा को केंद्रित किया और भी अधिक दिव्य भावना जारी की, जिससे इन रंगीन हर्बल क्यूई को एक साथ विलय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कम से कम वे एक ब्लैक स्पिरिट क्यूई में बदलने लगे और ग्रे हर्बल पाउडर के साथ विलय करने लगे। मुझे सफल होना चाहिए और टिकना चाहिए। चेन जियांग के दिल में बस यही एक विचार था। हर्बल पाउडर और हर्बल क्यूई धीरे धीरे घुल मिल रहे थे, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी दिव्य भावना इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वह उन्हें गोलियों में सफलतापूर्वक जमा सके। चेन जियांग ने देखा कि हर्बल पाउडर मिश्रित होकर एक डैन में जमने वाले थे। टकराना। हवा में एक भयानक आवाज़ फैल गई और कीमिया भट्टी से एक तेज क्यूई तरंग फूट पड़ी। चेन जियांग जल्दी से पीछे हट गया और स्तब्ध चेहरे और पीठ से टपकते पसीने के साथ गिरे हुए ढक्कन को घूरने लगा। वह लानत, भट्टी फट गई। क्या आप ठीक हैं? सू मेयाओ ने अपने बालों में कंघी करते हुए थोड़ी उपेक्षा के साथ पूछा। मैं ठीक हूँ, चेन जियांग ने अपनी सांस को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। जब वह कुछ हद तक शांत हुआ तो उसने किसी भी नुकसान की जांच करने के लिए अपनी कीमिया भट्टी का निरीक्षण किया। आश्चर्यजनक रूप से ये ठीक था। सू मियाओ के होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई और उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए कहा, तो फिर जारी रखो। ऐसा होना आम बात है। मेयाओ की आकर्षक और मनमोहक मुस्कान देखकर चेन जियांग के मन में असफलता की भावना दूर हो गई। शांत होकर उसने कुछ पल आराम किया और फिर और जड़ी बूटियां निकालीं। 1, 2 और 3 घंटे बीत गए और एक बार फिर चेन जियांग आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, लेकिन असफल रहा। सौभाग्य से भट्टी पिछली बार की तरह फटी नहीं थी। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, इसे परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। जड़ी बूटियों का केवल एक सेट बचा है, जिसका मतलब है कि मेरे पास सफल होने का केवल एक और मौका बचा है। चेन जियांग के चेहरे पर पसीना देखकर सू मेयाओ उसके पास आए। गीले तौलिए से उसने उसे पोंछा और कहा, छोटे, यहाँ की यह बहन बपतिस्मा देने वाले मज्जा को परिष्कृत करने के दौरान डैन ने कई कीमिया भट्टियां जलाईं। तुम जिस गति से आगे बढ़ रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो।
मेरे अनुमान के अनुसार तुम्हें सफल होने के लिए शायद कम से कम 20 और प्रयास करने पड़ेंगे। सू मेयाओ की मोहक आंखों में देखते हुए चेन जियांग घबरा गया। उसकी सुंदरता के आकर्षण ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी और उस पल उसका मन उसकी नग्न छवि के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या 20 बार? ये ठीक नहीं होगा, मेरे पास खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, चेन जियांग ने कहा। उसने अपना सिर हिलाया, ध्यान केंद्रित करने और अपने दिमाग में तैर रही उन परेशान करने वाली छवियों को साफ करने की कोशिश की। जैसे कि चेन जियांग के मन को पढ़ते हुए सू मेयाओ ने प्यारी सी भूमिका निभाई और अपनी छाती को थोड़ा हिलाया। छोटे लड़के, आप कल्पना की जंगली उड़ानों में चले जाने से मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपके विचार बड़ी बहन की ओर भटकते हैं तो आप शायद भाग्य से बाहर हो जाएंगे। अचानक एक सुंदर और खूबसूरत बाई यूयू का ख्याल आया, जो खूनी और क्रूर क्यूई से भरी हुई थी, जो कत्लेआम करने के लिए तैयार थी, और वह हंस पड़ा। उसे बेवकूफ़ी महसूस हुई और उसने सू मेयाओ की खिलखिलाती कोमल छाती पर फिर से नज़र डालने की हिम्मत नहीं की। मेयाओ के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान खिल उठी। उसके बाद चेन जियांग ने 1 घंटे से ज़्यादा आराम किया। इस बीच उसने सू मेयाओ की बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करने के अपने अनुभव के बारे में सुना। जब चेंग जियांग ने पूरी तरह से आराम कर लिया तो उसने एक बार फिर इसे परिष्कृत करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार ये दोगुनी तेजी से हुआ। लगभग 1.5 घंटे के बाद वह दान को ठोस बनाने के अंतिम चरण में था। सू मेयाओ की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा। उसके विचार से चेन जियांग के लिए बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को इतनी जल्दी परिष्कृत करना असंभव था, लेकिन वह सफल रहा। इस प्रकार सू मेयाओ लड़के की कीमिया प्रतिभा के प्रति प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उस क्षण वह चेन जियांग के लिए एक अद्भुत और विविधतापूर्ण भविष्य देख सकती थी, जिसकी उसने स्वयं कभी अपेक्षा नहीं की थी। वरिष्ठ बहन, हमारी दिव्य शिराएं गलत व्यक्ति को नहीं दी गईं। इस आदमी ने हमें निराश नहीं किया है। सू मेयाओ ने अपनी दिव्य भावना का उपयोग करके रिंग के अंदर बाई यूयू को प्रेषित किया। ये केवल सबसे बेहतर है, बाई यूयू ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन सू मेयाओ एक दुर्लभ मुस्कान का पता लगा सकता था। एक क्षण बाद चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं। उत्साह से भरकर उसने भट्टी का ढक्कन खोला। अंदर क्या है ये देखने के बाद उसने उत्साह में सू मेयाओ की ओर देखा। बहन मेयाओ, मैंने ये कर दिखाया। मैंने बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत किया। बाई यूयू रिंग के अंदर से बाहर आए। उस पल सू मेयाओ की तरह उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें चेन जियांग पर टिका रखी थीं और उसकी अंतर्निहित प्रतिभा के स्तर को देखने के बाद वे खुश हुए बिना नहीं रह सके। आमतौर पर एक ही समय में 3 बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत किया जा सकता है। चेन जियांग केवल 2 दान को परिष्कृत करने में सक्षम था, लेकिन उन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में उसे केवल 1 दिन लगा था। ऐसा काम सिर्फ कोई बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। चेन जियांग के कामों से पता चला कि उसके पास न सिर्फ क्षमता थी, बल्कि एक असामान्य समझ भी थी, जो डैन जमने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले सूक्ष्म बदलावों को पहचान सकती थी। कुछ प्रयासों के बाद ऐसी समझ के साथ चेन जियांग सफल होने के लिए क्या आवश्यक है, इसके प्रति सजग हो गया। सू मेयाओ ने चेन जियांग के बालों को बिखेरा। उसकी आकर्षक आंखें उस पर टिकी रहीं और वह मुस्कुराई और बोली, अच्छा दोस्त, तुमने मुझे निराश नहीं किया। सू मेयाओ की बात सुनकर बाई यूयू ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में ठंडक का भाव काफी हद तक नर्म हो गया था। 2 तेजस्वी सुंदरियों को उसकी प्रशंसा करते हुए और इतनी निकटता से चेन जियांग का दिल गर्व से भर गया। लेकिन हालांकि वह इस बार सफल रहा, इसका मतलब यह नहीं था कि वह हर बार सफल होगा। भूमिगत निजी कमरे से बाहर निकलने से पहले कुछ और दानों को परिष्कृत करने चला गया। जैसे ही वह वहां से निकला, छोटे से हॉल में बैठी बैंगनी स्कर्ट पहने एक लड़की उसकी नज़र में आई। वह एक महान व्यक्तित्व वाली महिला थी और बिल्कुल आकर्षक लग रही थी। एक पल के लिए चेन जियांग का दिमाग खाली हो गया और उसने भ्रमित स्वर में पूछा, जियानिक्सियन, तुम यहाँ क्यों हो? जू जियानिक्सियन ने चेन जियांग को देखा और कहा, क्या मैं तुम्हें खोजने नहीं आ सकता? खैर, तुम एक वयस्क हो, तो तुम्हें ही मेरी देखभाल करनी चाहिए, है ना? मैं ही क्यों हमेशा तुम्हारे लिए आता हूँ। आखिरकार इससे मैं दूसरों के सामने मजाक का पात्र बन जाऊंगा। जू को ढूंढने जाना चाहता था। शियान से मिलने गया, लेकिन वह पहले अपनी कीमियागिरी का अभ्यास करना चाहता था। वह जू के पास गया। जियानिक्सियन ने अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा। लड़की का चेहरा चमकीला लाल हो गया और वह शर्मा गई। जू, जियानिक्सियन, मुझे सच में खेद है, मैं अपनी कीमियागिरी में व्यस्त था। कृपया इसे मेरी माफ़ी के रूप में लें। चेन जियांग ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें 2 काले डैन थे। उनमें वही बपतिस्मा देने वाले मज्जा डैन थे जिन्हें उसने अभी अभी परिष्कृत किया था। जू जियानिक्सियन ने बॉक्स खोला और एक नर्म चीख के साथ कहा, बपतिस्मा मज्जा दान। क्या जियो जियांग भाई ने इसे परिष्कृत किया? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल भाग्य के कारण उन्हें परिष्कृत करने में कामयाब रहा।
मेरे पास अब कोई और कच्चा माल नहीं है और मैं बस और खरीदने की तैयारी कर रहा था, लेकिन स्पिरिट डैन हॉल अब याओ परिवार का है। अगर मैं उनसे खरीदता तो मुझे बाजार मूल्य से कई गुना अधिक भुगतान करना पड़ता। जियानिक्सियन, क्या आप मुझे इनमें से कुछ जड़ी बूटियां खरीदने में मदद कर सकते हैं? जू जियानिक्सियन ने गंभीर विचार में अपना सिर झुका लिया। उसका व्यवहार और चेहरा कठोर हो गया क्योंकि उसने गंभीर आवाज में कहा, निश्चित रूप से, लेकिन जियाओ जियांग भाई, आप इस उम्र में बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत कर सकते हैं। ये बस बहुत ही आश्चर्यजनक है। जू जियानिक्सियन ने फिर अपनी आवाज का स्तर फुसफुसाते हुए कहा, जियो जियांग भाई, आप बाद में उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में प्रवेश कर सकते हैं और सबसे अधिक संभावना मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंच सकते हैं। चेन जियांग ने सिर हिलाया और कहा, मैं योजना बना रहा हूं, लेकिन वर्तमान में मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं है। जियानिक्सियन, क्या कोई संप्रदाय आपको भर्ती करने आया है? लड़की ने आह भरते हुए उत्तर दिया, यह कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है। उसे हमारे जू परिवार की कृपा प्राप्त हुई है और वह मुझे पसंद करती है और चाहती है कि मैं उसका प्रशिक्षु बनूं। वह किसी मार्शल आर्ट संप्रदाय की सदस्य लगती है, लेकिन उसने विशेष रूप से इसकी पहचान के बारे में नहीं बताया। मैं उसका पीछा करूंगी और जल्द ही। जू जियानिक्सियन ने निराशा में खुद को रोक लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर मार्शल आर्टिस्ट का लक्ष्य होता है और जल्दी या बाद में मैं भी जाऊंगा, चेन जियांग ने कहा और उसने 10,000 स्पिरिट कॉइन बिल निकाला और जू को दे दिया। जियान चेन जियांग से बिल लेते हुए जू जियानिक्सियन ने कहा, बपतिस्मा देने वाला मज्जा दान अब मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं आपको इसे बेचने में मदद करूंगा और इसके बदले में आपको आवश्यक जड़ी बूटियां दूंगा। जियो जियांग भाई, मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जू के बाद जियानिक्सियन चला गया। चेन जियांग जल्दी से स्नान करने लगा। जैसे ही उसने स्नान समाप्त किया, जू जियानिक्सियन एक परिपक्व और आकर्षक सफ़ेद वस्त्रधारी महिला को साथ लेकर लौटी। यदि चेन जियांग का पहले बाई यूयो और सुमेयाओ से सामना नहीं हुआ होता तो वह आसानी से उस महिला के प्यार में पड़ जाता। यह मध्यम आयु वर्ग की सुंदरता जू के साथ आ रही है। जियानिक्सियन का चेहरा अंडाकार था जिस पर किसी भी तरह का मेकअप नहीं था। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी और अप्रत्याशित रूप से वह किसी भी तरह से जू से कमतर नहीं थी। शियान अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने अपनी फीनिक्स जैसी आंखों से चेन शियांग को देखा और उसके सुंदर शरीर से एक प्रभावशाली भाव झलक रहा था। उसकी आंखों में शक्ति के साथ साथ उसे आसानी से एक अलग देवी के रूप में गलत समझा जा सकता था, जिसके पास एक युद्ध की शक्ति थी।